उतार चढ़ाव के बीच मजबूती के साथ कारोबार करते हुए बाजार दिन की ऊंचाइयों के करीब और बचा है आखिरी 1.5 घंटा। समाप्ति दिन के ऊपरी स्तरों पर होगी या फिर आएगी कुछ मुनाफा वसूली, और क्या करें कल वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी की तैयारी रहेगा अगले 1.5 घंटे इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, दीपांशु भंडारी। अच्छी बात है कि आप क्लोजिंग शो की शुरुआत हरे निशान में कर रहे हैं। बढ़िया एक्शन आपको निचले स्तरों से आते हुए दिखा है, बट वैसे अगर आप देखें तो पूरा दिन रेंज बाउंड ही रहा है। तो क्या इस रेंज से हम बाहर निकलेंगे? क्या लगातार हैट्रिक लगेगी तेजी की हमारे बाजार में? ये जानना है अनिल जी के साथ। आई पहले तो बड़ी बातें क्या है सर, वो बता दीजिए। बड़ी बातें हैं कि बाजार में अच्छा कारोबार देखने को मिल रहा था। अगर कमजोर होना होता तो आज का दिन ठीक था, हो भी सकते थे, लेकिन उसके विपरीत बाजार मजबूती के साथ दिन की ऊंचाइयों पर 18,150 को पार करके टिकते हुए 61,000 के पार निकलता हुआ सेंसेक्स और 43,000 के बेहद करीब पहुंचता हुआ बैंक निफ्टी। ये है आज का कमाल, और कमाल आता दिख रहा है सरकारी बैंकों से एक बार फिर जमकर दौड़ लगाते हैं सरकारी बैंक, और इनके ठीक पीछे है बाकी रेट सेंसिटिव स्टॉक्स जिसमें ऑटो और रियल एस्टेट शेयरों को आप रख सकते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में चौतरफा खरीदारी है। 1.5-पौने 2% तक ये इंडेक्स आपको इस वक्त मजबूत नजर आएगा। जैसा कि कोविड के खतरे, और आज देखिए कहीं से कोई कोविड की चर्चा होती नहीं दिख रही। स्मॉल कैप इंडेक्स अब लगभग 0.25% मजबूत है, और इसी के चलते जो कमजोरी है वो फार्मा शेयरों में है। एफएमसीजी शेयरों में हल्की मुनाफा वसूली। डाउ फ्यूचर्स साथ दे रहा है हमारे बाजारों की तेजी में। धीमे डाउ फ्यूचर्स आपका बढ़कर लगभग सेंचुरी मार्केट 110 पॉइंट ऊपर आपको नजर आएगा। यूरोप के बाजार सपाट है, छुट्टियों के मूड में है। यूरोप तो छुट्टी के मूड में, उसको जाने देते हैं सर। बट यही आपसे बात करनी थी एक्चुअली, क्योंकि जिस तरह से एक मॉर्निंग में भी हमने देखा कि थोड़ा सुस्त थे, बट इंपॉर्टेंट लेवल्स को छोड़ नहीं रहे थे। वहां से अब आप डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, बैंक्स में मोमेंटम आ रहा है, और जो सुबह दिख रहा था स्क्रीन पर सर कि आज ब्रॉडर मार्केट में फिर से एक्शन आएगा। इंडेक्स से पहले हमने मिड कैप स्मॉल कैप की रिकवरी आती हुई स्क्रीन पर देखी थी, एडवांस डिक्लाइन भी वहां पर अच्छा था। ये कैसे समझे सर कि अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं बाजार में इस समय लोग? दीप, दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि अगर आज सुबह से आप देखो तो शायद मेरे ख्याल से अभी 2 बजे कोविड का नाम निकला मुंह से, हाँ बराबर है, या सुबह 8 बजे की कमेंट्री में दिन भर में किसी ने कोविड का नाम कुछ नहीं कहा। क्या हुआ? कहाँ गया कोविड? अचानक से जो पिछले हफ्ते हाई कोविड ये सब चल रहा था, आज अचानक से भूल गए। या तो कोविड को भूले इसलिए बाजार ऊपर, या बाजार ऊपर इसलिए कोविड को भूले। वो आप अपना अपना डिसाइड कर लें किसके साथ क्या हुआ है। लेकिन अल्टीमेटली जो एक बड़ा सर पे बोझ लेके घूम रहा था मार्केट कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, डर लोगों को इसलिए लग रहा था कि कोविड आए ना आए मार्केट गिर जाएगा, ये वो सारी चीज़ें अब पीछे हो चुकी है ना। उनसे अब सबको समझ में आ गया कि 2 दिनों में जो खबरें हैं कि जिस तरह से चाइना ओपन अप कर रहा है, जिस तरह से हांगकांग ओपन अप कर रहा है, हम फालतू में डर रहे हैं। नंबर ऑफ केसेस से डरना है या वाकई में सीरियसनेस कितनी है उससे डरना है। मतलब अब ऐसे तो फिर ऐसा हो जाएगा कल को एक, मतलब आपने सर्दी खांसी जुकाम वायरल को भी पेंडेमिक मान लिया, तो फिर तो ऐसा रोज ही मार्केट गिराओ ना कुछ सोच के। तो है इसमें कोई डाउट नहीं, अगर 10-10 लाख केसेस आ रहे हैं, लेकिन वो 10 लाख केसेस ऐसे आ रहे हैं जो सर्दी जुकाम वाले हैं जी। वो ऐसे हैं जिनमें होम क्वारंटाइन है, वो ऐसे जिसमें 2-3 दिन से ज़्यादा करना नहीं है, बाहर के देशों से आने पर कोई आवागमन पर प्रतिबंध नहीं है, खाली RT-PCR करा लो। वो तो सभी कब से ही कर ही रहे हैं भाई, कर ही रहे हैं। सो आई थिंक लोगों को समझ में आ गया कि कोविड को लेकर डरना एक फालतू वाली बात है। रहा सवाल दूसरा, हमारे बाजारों का शुरुआत होकर अच्छी बात यह कल और आज में 2 दिनों में बाजारों में वो कि सारी की सारी तेजी स्क्रीन पर बन रही है, और दिन भर बार बार बाजार खरीदने और बेचने दोनों का मौका दे रहा है। और जब बाजार है ना थोड़ा अनिश्चितता की स्थिति में हो, ठीक है, और दोनों तरफ के ट्रेडर्स को मौका दे और उसके बाद तेजी से बढ़े और दिन की ऊंचाइयों की तरफ आखिरी 1-1.5 घंटे में पहुंचे, तो वो ज्यादा ताकत है बजाय इसके कि आप गैप से खुलकर फिर और गैप से बढ़ते जाए। खराब सेंटीमेंट के बीच में आप नीचे से रिकवर होकर डे हाई पर बंद होते हैं। वो कल भी बाजार ने वो ताकत दिखाई और आज भी वही कोशिश कर रहा है, अब तक कामयाब है। सो अगर आखिरी 1.5 घंटे में किसी तरह का कोई अचानक से सेल ऑफ ना आए, जिसकी संभावना कम है ना, तो मैं अब बोलते ही नहीं, पिछले 5-7 दिनों से जिस तरह से वोलेटिलिटी बढ़ी है, बट संभावना कम है कि आपके लिए कोई बड़ा झटका लगे और धीरे धीरे आप मजबूती बनाने की कोशिश करेंगे। अब इस मजबूती वाली केस में दीप आप जो जहां पहुंचेंगे वो 18,175 हल्की फुल्की छोटी सी रुकावट है, कोई खास नहीं, लेकिन 18,200 से 18,250 275 की रेंज है जहां पर निफ्टी पहुंचने की कोशिश करेगा। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 43,000 के आसपास हल्की फुल्की रुकावटें बार बार कोशिश कर रहे हैं, सुबह से लगा है बैंक निफ्टी, लगा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है दीप, जब 18 सेशन
अगर आप 43,000 के ऊपर बंद हो और उसके बाद एक सेशन जब आप नीचे बंद होते हैं तो आप सीधे 41,500-600 तक पहुंचते हैं, है ना, यानी कि उस लेवल के नीचे पहुंचते हैं आप 1,500 पॉइंट ऐसे चुटकियों में निकाल देते हैं, तो उसके ऊपर निकल के टिकने में थोड़ा पसीना तो आएगा ना, और आना भी चाहिए। एक बार हमने 43,000 के ऊपर का लेवल देखा भी बैंक निफ्टी में, लेकिन 43,000 के लेवल पर तो आज की क्लोजिंग अगर आपको 43,075, आपको याद होगा इसलिए मैं 43,075 बोल रहा था, आज का हाई आप देखें 43,035 का बैंक निफ्टी, तो 43,075 43,100 के ऊपर की क्लोजिंग मिल गई, शानदार है। 18,250 के ऊपर की क्लोजिंग निफ्टी में मिल गई, बेहद शानदार है। 18,200 भी मिली तो हमें चिंता नहीं है, हम अच्छा ही फील करेंगे। 43,000 भी मिल गई तब भी हम अच्छा फील करेंगे। 100 पॉइंट एक्स्ट्रा बैंक निफ्टी में मिल जाए और 25 पॉइंट एक्स्ट्रा 50 पॉइंट निफ्टी में मिल जाए तो कहने ही क्या। सो बट धीमे धीमे सही स्पीड से आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है सर, चलिए बढ़िया बात है। बाय द वे एक चीज जो आप और मैं सुबह बात कर रहे थे कॉल ड्रॉप्स और स्लो नेटवर्क को लेकर, मीटिंग भी हुई ना, वो लाइन आ रही है, सरकार ने एक्शन प्लान मांगा है, कहा है टेलीकॉम कंपनीज को कि आप ये प्रॉब्लम हमें पता है और आप जल्द से जल्द इसे ठीक करिए। लवली। तो बैठक खत्म हुई है, एक्शन प्लान मांगा है सरकार ने। स्लो इंटरनेट और कॉल ड्रॉप ये दोनों ही देश की सबसे बड़ी समस्याएं हैं इस वक्त, है ना, तो इनका ऊपर एक्शन प्लान आने की तैयारी में सरकार ने सेवा में सुधार के दिए हैं निर्देश। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, तो टेलीकॉम ये है रेडार पर, बट बाजार भी आपके लिए रेडार पर है। खबर तो टेलीकॉम से आ रही है, और क्या खबरें हैं और क्या ट्रिगर्स हैं आइए जानते हैं हमारी टीम के साथ। नुपुर अरमान दोनों हैं तैयार। नुपुर गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से हैं बाजार के लिए अहम ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून। आज के लिए जो ट्रिगर था उसका तो आउटकम आ ही चुका है, तो कल से शुरुआत करते हैं। लास्ट डे होगा अमर राजा बैटरीज का FNO से, तो ये यहाँ से बाहर हो जाएगा। जो निफ्टी 500 है उसके जो चेंजेस है वो कल से एप्लीकेबल होंगे, जहाँ पे सारेगामा इंडिया को बाहर किया गया है और जो ऐड हो रहा है उसकी जगह वो है रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर, तो ये स्टॉक फोकस में रहने वाले। दिव्यानी इंटरनेशनल, क्योंकि जो कंपनी की ग्रुप कंपनीज है उसके मर्जर के लिए बोर्ड बैठक है, वहाँ पे शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स के साथ ये बैठक होने वाली है। अमेजोन की जो डिलीवरी सर्विसेज है इंडिया में वो कल से बंद हो जाएगी, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। और जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड अग्रीमेंट है सर दुबई में बंद कर दिया, अब इंडिया में भी बंद कर। दुबई में वही बंद कर रहे हैं? नहीं, दुबई में किसी और ने की थी, सॉरी। मतलब सरकार बंद करेगी, वो खुद अपनी मर्जी से कर रहे हैं? खुद अपनी मर्जी से ही बंद कर रहे हैं। ओके, ये तो इंटरेस्टिंग चीज है। ओके, तो कल से बंद हो जाएगी? हाँ। ओके, वैसे किसी ने यूज किया कि नहीं पता नहीं सर, क्योंकि अमेजोन की फूड डिलीवरी है तो। अच्छा, खाली फूड डिलीवरी? फूड डिलीवरी, हाँ। फूड डिलीवरी। अरे भाई, मैं समझा कि अमेज़न की पूरी डिलीवरी बंद हो गई। नहीं सर। हाँ, बड़ा हो रहा है। हाँ, मतलब क्या होगा हमारे घर पे? सारे रिटेल स्टॉक्स कूद जाएंगे। चलो बढ़िया, खाली फूड डिलीवरी ना? हाँ, फूड डिलीवरी। ठीक है। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड एग्रीमेंट है वो कल से एप्लीकेबल हो जाएगा। आईपीओ देखे तो कैफिन टेक्नोलॉजीज की कल लिस्टिंग है, करीबन 2.59 टाइम CA। हाँ सर। अरे फिर एनालिसिस करना पड़ेगा। परसों भी है सर एक IPO लिस्टिंग। आजकल मजा ही नहीं आता लिस्टिंग पे एनालिसिस करने का। एक भी ढंग की लिस्टिंग ही नहीं होती, ऐसा मुंह बिगाड़ के एनालिसिस करना पड़ता है। पता तो है सब तो नीचे लिस्ट होने वाले हैं, करे तो क्या करें। कल भी और परसों वो होगा, कौन सा आपका? एलिन। हाँ, अच्छा, और कैफिन कल है, ठीक है, करेंगे भाई। निफ्टी के जो क्वार्टरली रीबैलेंसिंग के चेंजेस है वो भी कल के क्लोजिंग से इफेक्टिव हो जाएंगे। फ्राइडे के दिन करीबन 500 शेयर्स जो T+1 सेटलमेंट के सिस्टम में आ जाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट खबर है। पंजाब एंड सिंध बैंक देखे तो उनकी बोर्ड बैठक है, 250 करोड़ तक फंड जुटाने पर बोर्ड विचार करेगा। वेल्समैन एंटरप्राइजेस जहाँ पे बोर्ड की बैठक है शेयर बायबैक और अंतरिम डिविडेंड को लेकर फ्राइडे के दिन, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। अंजानी पोर्टलैंड सीमेंट जहाँ पे राइट्स इशू जो है कंपनी ने अनाउंस किया था, जो 1.26 करोड़ शेयर्स है वो ओपन होता दिखेगा 30 दिसंबर से 19 जनवरी तक ये ओपन रहेगा। DFM फूड्स जहाँ पे डी लिस्टिंग का प्रोसेस चल रहा है, काउंटर ऑफर जो है वो 30 तारीख से खुलेगा और 5 जनवरी तक ओपन रहेगा। इस काउंटर ऑफर की जो प्राइस रखी गई है वो 467 की है और जो फ्लोर प्राइस आई थी वो 525 के आसपास की थी। IPO जैसे कि हमने बात की, एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स की लिस्टिंग है फ्राइडे के दिन। शाह पॉलीमर्स का छोटा IPO है 66 करोड़ का, वो फ्राइडे के दिन ओपन होने वाला है। रिकॉर्ड डेट के चलते टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जहाँ पे बायबैक है शेयर्स को लेकर, तो ये स्टॉक फोकस में रहने वाला है। और ग्लोबल से UK न्यू ईयर हाफ डे ट्रेडिंग सेशन होगा, तो 12:30 बजे के आसपास बंद हो जाएगा। और हाउस प्राइस इंडेक्स का डिटेल आने वाला है दिसंबर को UK से। UK 12:30 बजे बंद हो जाएगा? खाली अकेला UK? हाफ डे ट्रेडिंग सेशन बस UK में, बाकी लोगों को नहीं चाहिए हाफ डे?
अमेरिका वगैरह वो वैसे भी ही तो छुट्टी पे चले सर जाएंगे वो सर फुल वो डे लोग। हो गया तो हाफ डे अच्छा वो फुल डे ही है, ओके। वैसे ही है चले जाएंगे। बट ना काम नहीं करते काम हम। नहीं करते। वैसे यूके आज खुला है, मंडे ट्यूसदिए यूके बंद था, हाँ, आज खुला है फिर से हाफ डे सबसे होने वाला ज्यादा है छुट्टियां इनका। तो ये अंग्रेज लोग लेते हैं। बहुत ज्यादा। सर हमें तो दिवाली पे भी नहीं मिलती। दिवाली की तुमने प्लानिंग कर ली है ना, अब क्या और क्या चाहिए, मतलब कितनी लोगे तुम छुट्टी? दिवाली पे तो हो गई ना तुम्हारी प्लानिंग। तुम्हारे को देख, तुम्हारे ट्वीट को पढ़ के तो मैंने प्लानिंग की। मैंने कहा आज तक मेरी कभी इतनी दूरदर्शिता रही नहीं, आगे की सोच ही नहीं पाया, काम में लगा रह गया, छुट्टी की तो कभी सोचा नहीं। अब मुझे लगा कि कभी कभी पहले ये करना होता हाँ ये भी कर लेना चाहिए, खाली काम में क्या करना है। तो सारे हो गए, सारे हो गए। खबरें भी हो गई, ट्रिगर भी हो गए, ट्रिगर खबरें हैं। बाकी बताया अरमान। जी सर, स्ट्राइड्स फार्मा पे खबर है जिसमें स्टेलिस फार्मा जो इनकी सीडीएमओ पार्टनर है, उनको अगर एक जो महत्वपूर्ण एनडीए है उसके लिए यूएस एफडीए से मंजूरी मिलती हुई देखिए, वो जो दवा है उसका निर्माण जो है बेंगलुरु की फैसिलिटी में किया जाएगा। हेस्टर बायो की बात करें तो वहाँ पे कंपनी को आईसीआर निषाद के साथ जो है उन्होंने एक करार किया है, और ये करार टेक्नोलॉजी के अधिकरण के लिए कंपनी ने जो है ये करार किया है। और बाकी अगर खबरों में देखेंगे तो आप बाकी तो सिर्फ ब्लॉक डील्स हैं, और कई सारी ब्लॉक डील्स हैं जिसमें आरवीएनएल 53 लाख, आईओबी 34 लाख, जोमेटो 31 लाख, पावर ग्रिड 20 लाख, ओएनजीसी 13 लाख, सेंट्रल बैंक 18 लाख, और अगर आप बात करें बीपीएसएल में भी लगभग 14 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ज्यादातर बल डील्स ही हैं सर, खबरें तो अलग से तो खबर कोई आई नहीं है, खाली बल्क डील वाली जो है वो है बस, राइट। करेक्ट। चलिए बढ़िया है, तो ये है आपके लिए सारी खबरें। और आइए अब मुलाकात की जाए सारे एक्सपर्ट से, हमारे साथ है तैयार। कौन कौन आगे जरा एक बार दर्शन कर लिए जाए। ओहो, कुणाल जी तो एकदम परफेक्ट तरीके से हाथ वाथ मल के एकदम चार्जर होके वार्म अप होके तैयार हैं। हाँ, और बंसल जी आने से पहले बाय कर रहे हैं कि मैं जाना चाहता हूँ। हिमांशु जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सिद्धार्थ जी, सिमी जी और सुमी जी पहचान में नहीं आ रहे। हाँ, सुमी जी जैसे ही हैं, ज़्यादा ही छोटे लग रहे हैं। बहुत बहुत आप सबका स्वागत है। बंसल जी जाना चाहते हैं आप, बाय बाय कर रहे हैं? नहीं अनिल जी, दो चीजों के लिए हाथ उठाया है। एक तो कुणाल जी को मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने उनको देख लिया अनिल जी, और दूसरा अनिल जी ये जो कॉल ड्रॉप की बात हो रही है ना अनिल जी, उस पर मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। कॉल ड्रॉप तो अनिल जी जीवन का एक मतलब कि पार्ट बन चुका है, उसकी आदत पड़ चुकी है। एक अनिल जी गुजारिश है आपसे, हाँ। ये जो टेली मार्केटिंग अनिल जी कॉल्स आती है ना, सरकार का नियम है कि सारी टेली मार्केटिंग कॉल्स वो जो 6 डिजिट या 3 डिजिट के नंबर से आनी चाहिए। ये जो दूसरे मोबाइल नंबर से आती हैं, रेगुलर लैंडलाइन नंबर से आती हैं, अनिल जी कानून ऐसा होना चाहिए कि नंबर पर मतलब कि ओनर पर क्रिमिनल केस होना चाहिए, उठा के बंद करना चाहिए। अनिल जी ये जीवन का पार्ट नहीं है, काफी तंग करते हैं ये लोग, तो इस पर भी अनिल जी कुछ एक्शन होना चाहिए। जो टेली मार्केटिंग कॉल्स है ना, मतलब कि आपको मालूम है कि 6 डिजिट से आ रही है तो आप उठाओगे नहीं, काट दोगे, जिसको लेना है वो लेगा, बट ये अलग अलग नंबरों से जो करते हैं, रेगुलर नंबरों से, अनिल जी उस पर एक्शन होना चाहिए। कॉल ड्रॉप तो अनिल जी इतने साल हो गए हैं, अब जीवन का अटूट अंग बन चुका है अनिल जी। बात तो सही, कॉल ड्रॉप तो हम फिर भी सहन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये जो फर्जी आई मीन सॉरी जो मार्केटिंग कॉल आते हैं, ये आइडिया अच्छा है, उसकी डिजिटी अलग कर दो। या तो मतलब लगा दो 5555 यहाँ से जो शुरू हो रहे हैं ये मार्केटिंग वाले, कोई भी कमर्शियल नंबर अलग कर दे। बंसल जी जबरदस्त, व्हाट एन आइडिया सर जी, बहुत बढ़िया। कौन सा अवार्ड लेना चाहेंगे इसके लिए आप? अनिल जी अवार्ड की बात कर रहे हैं, कल मैं और कुणाल जी एक समारोह में मिले थे, तो वहाँ लोगों ने राय दी कुणाल जी को, हाँ। कि अगर आपको अनिल जी को अवार्ड देना है, नोएडा बुलाना है, तो आप सब लोग मिलके एक अवार्ड सेरेमनी कर लो, अनिल जी आ जाएंगे। तो अनिल जी हम तो अवार्ड सेरेमनी करने का वो प्रोग्राम बना रहे हैं, तो बस आपका हाथ भी बना रहे और साथ बना रहे अनिल जी, क्या करूँ, हमारे लिए अवार्ड है। सारे अवार्ड फंक्शन दिल्ली में ही होते हैं, टीवी वालों के, न्यूज़ वालों के, तो जाना पड़ता है। चलो ठीक है, आप बुलाएंगे तो आप वाले में भी आएंगे। चलिए पहले चलते हैं हिमांशु जी के पास, बिगुल हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीप। अनिल जी, खरीदारी का एक आइडिया है और खरीदारी करनी है एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में, जिसमें एक मच अवेटेड ब्रेकआउट आ रहा है, और स्टॉक का नाम है आरबीएल बैंक। अनिल जी, यहाँ पर ऑप्शन स्ट्रेटजी है, 175 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है, जनवरी एक्सपायरी का, जो कि अभी 8 रुपए पर ट्रेड करता है। इसमें सिर्फ कैलकुलेटेड 2 रुपए का पर लॉट रिस्क लगाना है, यानी कि 6 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 12 रुपए और 15 रुपए के 2 टारगेट्स आने वाले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में, मेरा ऐसा मानना है, आरबीएल बैंक में देखने को मिलेंगे 175 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में।
अनिल जी, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एक मिक्स्ड डाइवर्जेंस है, कहीं पर लीड है, कहीं पर एक कंसोलिडेशन है, लेकिन आरबीएल बैंक ने इस बाजार की वॉलेटिलिटी के बाद सबसे पहले अपना नया हाई निकाला है, एक बड़ी डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है और 170 171 जो कि एक बहुत ही क्रूशियल सप्लाई जोन था, उसके ऊपर आज ये स्टॉक निकल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अनिल जी, जनवरी सीरीज स्टार्ट होने से पहले ही 170 के स्ट्राइक की कॉल में अनवाइंडिंग शुरू हो चुकी है। इसका मतलब ऑलरेडी यहाँ पर बैकफुट पर आ चुके हैं कॉल राइटर्स सीरीज स्टार्ट होने से पहले ही। मेरा ऐसा मानना है कि आरबीएल बैंक बहुत नियर टर्म में 180 और 185 रुपए तक के टारगेट्स आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में दिखा सकता है। ऐसा होने पर 175 की कॉल के 12 और 15 रुपए के टारगेट आते हुए नजर आ सकते हैं। आपके लिए आरबीएल बैंक, जहां पर आप ऑप्शंस के जरिए करिए ट्रेड, बैंक्स में आपको मूवमेंट बनते हुए दिख रहा है और आरबीएल बैंक पर हिमांशु जी की 175 की कॉल खरीदने की राय है। मिड कैप बैंक से हम देखते हैं, जब भी मूव आता है आपको बढ़िया मूव दिखाते हैं। आइए चार्ट कॉर्नर चलते हैं। बताएं सर। दीपांशु, चार्ट कॉर्नर पिक है हमारा टीवीएस मोटर। इसमें खास बात क्या है दीपांशु, टीवीएस मोटर ने मार्केट की ऑटोज को आउट परफॉर्म करा था और 21 नवंबर को यहाँ पर चार्ट के ऊपर एक सेल सिग्नल आया और सिग्नल आया था यहाँ पर 1040 के अराउंड। स्टॉक सेल सिग्नल के बाद पूरे महीने में 20 रुपए गिरा है। अब बड़े पैमाने पर चार्ट पर एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिल रहा है, बड़े चार्ट पर एक बड़ा रिवर्सल है और टेक्निकली ये स्टॉक 1128 1135 तक 1 से 2 दिन के अंदर जाने का दमखम रखता है। तो टीवीएस मोटर पर एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, इस चार्ट को अगर गौर से देखा जाए तो इसमें 6 दिसंबर के आसपास एक बॉटम बना और उसके बाद फिर 20 दिसंबर के आसपास एक बॉटम बना और दोनों बॉटम्स जो है प्राइस पर गहरे हैं, आरएसआई पर ऊपर है, यानी कि बुलिश डाइवर्जेंस आरएसआई पर बनता हुआ दिखा। ब्रेकआउट 1060 के ऊपर आता हुआ नजर आया, तो आरएसआई डाइवर्जेंस के बाद आने वाला ब्रेकआउट आमतौर पर बहुत सफल होता है। तो यहां बाय करके चलें। 1065 पर 1065 पर स्टॉप लॉस रखकर टीवीएस मोटर खरीदना है। पहला टारगेट होगा 1115 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 1140 रुपए का। हमारी खरीदारी की राय है टीवीएस मोटर्स। ये है आपके लिए टीवीएस मोटर्स में खरीदारी करने की राय कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। तैयार है सिद्धार्थ जी भी, आइए उनके लिए बिल्कुल सुपर सेट। सिद्धार्थ जी बताएं सर। अनिल जी, एनबीएफसी स्पेस से ये कॉल है और ये है चोला फाइनेंस। एनबीएफसी कंपनी मुरगप्पा ग्रुप की कंपनी, बहुत दमदार कंपनी है। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इनकी जो फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म बिजनेस से आ रही है, प्लेटफॉर्म बिजनेस मतलब ऑनलाइन डिजिटल बिजनेस जो है इनका बहुत स्ट्रांगली ग्रो हो रहा है। 20% आज लोन डिसबर्समेंट डिजिटली हो रहा है चोला फाइनेंस का। तो व्हीकल फाइनेंस जिसमें 66% है, होम फाइनेंस है, पर्सनल लोन्स है, तो चोला फाइनेंस पे खरीदारी की राय है। पहला टारगेट आपको रखना है 755 का, 755 का, और दूसरा टारगेट जो पोजिशनली लॉन्ग टर्म का होगा वो 868 का होगा। तो चोला फाइनेंस जिसका रोबस्ट एयूएम ग्रोथ है, 25% वाईओवाई से एयूएम ग्रो हो रहा है। लोन ग्रोथ अगर देखा जाए तो 21% आने वाले 2 सालों से ग्रो हो सकता है। और अब कंपनी कंज्यूमर और स्मॉल एंटरप्राइजेस, जिसे हम एसएमई कहते हैं, वो सेगमेंट में भी बहुत अग्रेसिवली घुस रहे हैं। तो चोला फाइनेंस टेक्निकली टेक्नोफंडा के हिसाब से 755 का शॉर्ट टर्म और 868 का पोजिशनल टारगेट। तो चोला फाइनेंस में खरीदारी करने की राय, यही स्टॉक वायदा कारोबार के एफएनओ में भी है शामिल, तो ऐसे में वायदा कारोबार में भी है शामिल। यहाँ पर भी आप कर सकते हैं खरीदारी ट्रेडिंग के लिहाज से और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से 868 का रखें आप टारगेट। आइए दिन की ऊंचाइयों के करीब है बाजार और ऐसे में फोकस करते हैं रियल एस्टेट शेयरों पर। 2022 में घरों की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। किन किन सेगमेंट में ये बिक्री हुई है, किन शहरों में बिक्री हुई है, रियल एस्टेट सेक्टर का एक्शन पूरे 2022 में कैसा रहा है, सारी डिटेल्स लेकर साथ हैं हमारे अरमान इस वक्त। अरमान बताइए। जी सर, 2022 में रिकॉर्ड बिक्री होती हुई दिखी है। जो पहले का जो रिकॉर्ड था 2014 का, उसको भी हमने एक्सीड कर दिया है। 2014 में जो रिकॉर्ड जितने लगभग 3.43 लाख यूनिट्स जो हैं वो बिके थे, वो इस बार का अगर आप देखेंगे 2022 में 3.65 लाख यूनिट्स जो हैं वो बिकते हुए दिखे हैं। अगर आप इसको तुलना करें पिछले साल के मुताबिक, तो पिछले साल से भी लगभग 57% की आपको बढ़ोतरी दिख रही है। और अगर आप सेगमेंट्स का स्पेसिफिकली सोचे तो अगर आप सेगमेंट में रेसिडेंशियल, अगर आप सेगमेंट देखेंगे, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज
से काफ़ी बढ़िया डिमांड आती हुई दिखी है। अगर सिटी वाइज देखेंगे, जो टॉप जो 7 अगर सिटीज़ वहाँ पर देखेंगे, जिसमें आप में मुंबई की बात करें तो मुंबई में 44% की अगर आप 2022 में बात करें YOY उछाल आता हुआ दिखा है। वही NCR में 59%, पुणे में भी लगभग 59%, बेंगलुरु में लगभग 50% और हैदराबाद की अगर बात करें तो 87% की वहाँ पर आपको बढ़ोतरी आती हुई दिखी है। तो ओवरऑल सभी सिटीज़ में आपको बढ़िया बढ़ोतरी आती हुई दिख रही है। अगर आप ब्रोकरेजेस की राय देखें तो ब्रोकरेजेस में मॉर्गन स्टैनली रियल एस्टेट पर बुलिश है और ओवरवेट की राय वो सब पे दे रहे हैं, जिसमें DLF है, प्रेस्टीज है, सोबा है। और उसी के साथ साथ न्यूज़ पर व्यूज़ पे जब आप माइक्रोटेक डेवलपर्स के मैनेजमेंट आए थे तब उन्होंने भी कहा था ये लंबी साइकिल है 14 साल की, जिसमें अभी तक सिर्फ 2 या 3 साल ही हुए हैं। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे कंपनी के सारी कंपनियों के एनुअल रिपोर्ट में सब एक ही बात बोल रहे हैं कि ये जो आपको जो साइकिल दिख रही है बुल साइकिल, ये अभी बस स्टार्ट ही हुई है, लंबी अप साइकिल आना बाकी है। ओके, तो बड़ी तगड़ी आगे भी चलते हुए आपको सेल्स देखने को मिलेंगी। जबरदस्त एक्शन है 2023 के लिए भी, नए घरों की बिक्री बढ़ने की पूरी संभावना। आइए, ये है रियल एस्टेट सेक्टर पर पूरी की पूरी रिपोर्ट। बढ़ते आगे, सिमी जी है तैयार, वक्त है उनके लिए एक बिगुल का। जी सिमी जी बताएं। गुड आफ्टरनून अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। एक स्टॉक में खरीदारी का सलाह देना है। स्टॉक में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा सा रिवर्सल लोअर लेवल से देखने को मिला है। स्टॉक का नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, जो मुझे लगता है कि शायद जो भी मतलब वीकनेस था पूरा नेगेट कर चुका है। लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से रिकवरी था, आज कल का भी हाई पार करके आगे निकल गया है। करंट लेवल पर पीडीलाइट को खरीद कर चलने का सलाह होगा। और ये जो रिकवरी दिया है ना, रिवर्सल जो दिया है, इसका टारगेट भी बहुत बड़ा आ रहा है। 2650 का पहला टारगेट, 2675 का दूसरा टारगेट के लिए पीडीलाइट को खरीद कर चलेंगे। 2580 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, पीडीलाइट खरीद कर चलेंगे। पिडलाइट पर खरीदारी करिए। आज कई सारे पुराने भूले भटके स्टॉक्स हैं जो वापस रेडार पर आ रहे हैं। पिडलाइट लंबे समय बाद आप यहाँ पर थोड़ा एक्शन देख रहे हैं। पिडलाइट एस्ट्रल 2-3 दिनों से थोड़ा रेडार पर आए थे और अब मूव आ रही है। एशियन पेंट्स भी आज सुबह इसकी बात चली रही थी, सुमित जी ने खरीदारी की भी राय दी थी, शुभम जी भी ऑप्शंस के जरिए इसकी बात कर रहे थे। पिडलाइट भी आपके रेडार पर आ रहा है। बट एक स्टॉक जो सुबह से मूव दिखा रहा है, इनफैक्ट सुबह जब मूव आई थी तो सबसे पहले इसी ने दिखाई थी और बाजार का टॉप गेनर है इस समय, टाइटन। चार्ट्स पर भी सुबह हमने बात करी थी। सिद्धार्थ जी जरा टाइटन देखें, कुछ बाजार की एक्सपेक्टेशन है या कुछ रोटेशन है, क्या चल रहा है? आज 3% ऊपर टाइटन दिख रहा है सर। देखिए, थर्ड क्वार्टर का जो नंबर्स है वो अच्छे एक्सपेक्टेड है, क्योंकि बहुत जोरदार शादी ब्याह का मौसम गया है टाइटन का। तो मैं मानता हूं कि थर्ड क्वार्टर में अच्छे वॉल्यूम्स देख सकते हैं आप। फॉलोड बाय, अगर यही सिचुएशन रहा तो 15 जनवरी के बाद अगर जिस हिसाब से शादी ब्याह का सीजन है, Q4 भी अच्छा रह सकता है। ओवरऑल बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें। अभी मार्केट में ये सिचुएशन नहीं है, चाहे वो टाइटन हो या कुछ भी हो। मैं मानता हूं कि इस पे अभी अग्रेसिवली बाइंग ना करें, बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटेजी रखें। डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें टाइटन पर। सुमित जी की पिक ऑफ द वीक भी था, मंडे को सुमित जी ने बोला था। और सुमित जी आई थिंक टारगेट्स भी आगे टाइटन, जरा अपडेट दें अगर किसी ने लिया है, क्या करना है और अब अगले लेवल्स क्या रहेंगे इसके लिए। बिल्कुल दीपांशु, इस हफ्ते का स्टॉक बोला था और टाइटन में देखिए 2 दिन के अंदर ही कितना बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है। आज ही स्टॉक के अंदर लोअर लेवल से करीब 100 रुपए का मूव है, तो टारगेट हिट बिल्कुल हुआ है। 2600 के ऊपर इसके अंदर और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा और 2625 से 2650 तक का मूव आने वाले दिनों में टाइटन में देखने को मिल सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के अभी भी पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है जिसका ऊपर का टारगेट 2625 2650 का बनेगा। तो यह है आपके लिए टाइटन, जिस पर आप 2600 प्लस के टारगेट्स अब आते हुए देख सकते हैं। पिक ऑफ द वीक का टारगेट हिट हुआ है और स्टॉक भी आपको बढ़िया मोमेंटम में दिख रहा है। अच्छी तेजी आज टाइटन में बनी है। अच्छी मूव आपको आती हुई दिखी है। मारुति और M&M दोनों ही रेडार पर आ रहे हैं। इनफैक्ट मारुति थोड़ा मोमेंटम पकड़ने की इस समय कोशिश आपको करते हुए दिख रहा है। हिमांशु जी जरा मारुति के बारे में बताएं सर। रेडार पर है 8500 के आसपास, क्या करना है इसमें? बाजार में काफ़ी गिरावट थी, तब 10 की कमाई पर मैंने इसमें 8300 के आसपास पोजिशनली खरीदारी की सलाह दी थी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मारुति में लगभग 9700 के लेवल से जो करेक्शन स्टार्ट हुई है उसमें एक इंपॉर्टेंट अच्छा सपोर्ट स्टॉक में 8200 8300 के जोन में था, जहां पर स्टॉक का एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी प्लेस्ड है और उन्हीं लेवल से हमने यहाँ पर आज एक रिबाउंड आते हुए देखा है। नियर टर्म में 8500 से 8550 तक का एक रिकवरी यहाँ पर और देखने को मिल सकती है, बट पोजिशनल मेरा ऐसा मानना है कि इन लेवल्स पर यहाँ पर जरूर खरीदारी करके चला जा सकता है। और अगर थोड़ा सा लंबा नजरिया है तो 8700 से लेकर 8800 तक के भी टारगेट्स आने वाले कुछ हफ्तों में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ओके,
तो ये है आपके लिए मारुति पर राय। 8,700 8,800 तक के एक्शन बन सकते हैं। आइए एक और स्टॉक है, जरा सीबीजी इसके चार्ट्स देखिए। कैश मार्केट का स्टॉक JSW एनर्जी, बड़े दिनों बाद इस स्टॉक में एक्शन आया और आज 5% ऊपर नजर आ रहा है। चार्ट्स पे किसी तरह के कोई संकेत है, क्योंकि NTPC, पावर ग्रिड, ये सारे स्टॉक आज धीरे धीरे करके सरकारी कंपनी वाले पावर स्टॉक्स चलते हुए दिखे हैं। अब प्राइवेट सेक्टर के स्टॉक भी थोड़े हिलते नजर आ रहे हैं। पिछले 15 मिनटों में ही थोड़ा मूव आया है, देखिए चार्ट्स। अनिल जी, चार्ट्स तो काफी अच्छा है। मुझे लगता है कि लोअर लेवल से रिकवरी शो कर रहा है और यहाँ पे मुझे लगता है कि स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम करंट लेवल से भी दिखा सकता है। मेरा तो टारगेट 300-310 का है। ये स्टॉक अभी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ से भी शो कर सकता है, तो स्टॉप लॉस के साथ खरीदने का ही सलाह होगा। 300 से 310 का टारगेट होगा, वो शॉर्ट टर्म में ही अचीवेबल होगा। 300-310 के टारगेट के लिए JSW एनर्जी में खरीदें और बने रहें, ये राय सिम जी की तरफ से। परफेक्ट। ओई सुमित जी है तैयार एक और बिगुल उनके लिए, सुमित के सुपरहिट शेयर्स। तो क्लोजिंग शो का पहला बिगुल सुमित जी के लिए आता हुआ दिख रहा है, सुमित जी की तरफ वाला। बाकी लोगों को तो आ चुके हैं। सुमित जी बताएं। जी बिल्कुल अनिल जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। 134 रुपए का अभी भाव चल रहा है, 134। स्टॉक का नाम है GSFC। GSFC के अंदर मोमेंटम बन रहा है, स्टॉक के अंदर खरीदारी करें। जिन्होंने ले रखा है वो लोग पोजीशंस होल्ड करें। GSFC मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाएगा। 127 रुपया, 128 रुपया ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो 127 रुपए के आसपास का इसके अंदर स्टॉप लॉस बनेगा। खरीदारी करें। यहाँ से ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 144 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा। 144 का लेवल निकलने के बाद 150 रुपए तक का मूव आने वाले कुछ ही दिनों में GSFC में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। यहाँ पे खरीदारी करें 127 के स्टॉप लॉस से, ऊपर में 144 से लेकर 150 रुपए तक के टारगेट GSFC में देखने को मिल सकते हैं। ओके, GSFC है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय। फर्टिलाइजर शेयरों में भी आज एक्शन फिर से लौटता हुआ देखा, चाहे वो कैश मार्केट के स्टॉक्स हो या फिर वायदा कारोबार के, यहां पर खरीदारी करेंगे। ये FNO का स्टॉक 144 150 के टारगेट के लिए। एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है होटल स्टॉक्स में, एक्शन बनते हुए दिख रहा है ट्रेवल से जुड़े, टूरिज्म से जुड़े सारे स्टॉक्स में। कैसा है इस साल के अंत में बुकिंग का हाल, कैसा है माहौल, बता रहे हैं अरमान बताइए। जी सर, डोमेस्टिक लीजर ट्रैफिक की बात करें, जो कि हमने पहले भी लगातार बताते जा रहे हैं, वो ऑलरेडी प्री कोविड स्तर से तो ऑलरेडी क्रॉस कर ही चुका है। अगर आप 26 दिसंबर को जितना जो ट्रैवल हुआ है, अगर आप वहाँ पर बात करें कि घरेलू यात्रियों ने कितने यात्रियों ने ट्रैवल करा है, वो 4.23 लाख इतने यात्री हैं। दिसंबर? यस सर, 26 दिसंबर। 26 मतलब तो कल ही हुआ ना, मंडे। परसों सॉरी। अच्छा 28 तारीख हो गई, वेरी गुड, मिडवीक। हाँ एक दिन ज़्यादा। हाँ ओके, तो परसों लोग छुट्टियों पे जो निकले, हाँ 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने ट्रैवल करा खाली इंडिया में। यस सर, और उसी के मतलब सर ये लोग ट्रैवल कराए, कहाँ गए ये नहीं, ट्रैवल इन लोगों ने, इतने सारे लोगों ने कराए। 24 दिसंबर को वो 4.35 लाख थे। और अभी अगर जो पहले प्री कोविड लेवल के जो पहले का जो हाई था एक दिन का ट्रैवल का, वो 4.2 लाख था प्री कोविड लेवल के पहले का, तो उससे भी ज्यादा 2 दिन 4.25 लाख के आसपास के जो हाई है वापस पहुंच गया। बिल्कुल सर। और अब अनुमान ये है क्योंकि अब न्यू ईयर जो आ रहा है वो वीकेंड पर है। अब वीकेंड पे आने के चलते जो ऑलरेडी जितने जो प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर टिकट बुकिंग्स है, वो ये बोल रहे हैं कि ऑलरेडी जो हमने 2019 का जो प्री कोविड था उससे ऑलरेडी 20% तो ज़्यादा हमको ऑलरेडी यहाँ पर डिमांड दिख रही है। और टॉप डेस्टिनेशंस की बात करें तो कहाँ पर ज़्यादा बुकिंग होती हुई दिख रही है, तो गोवा, मनाली, ये डोमेस्टिक में जहाँ पर आपको काफ़ी डिमांड, वहाँ पर काफ़ी बुकिंग्स वहाँ की लाती हुई दिख रही है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय ट्रेवल की बात करें तो थाईलैंड और सिंगापुर 2 ऐसी जगह है जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा बुकिंग्स आती हुई दिख रही है। अच्छा, बाहर जाना है तो थाईलैंड और सिंगापुर, और यहाँ घूमना है तो गोवा और मनाली। यस सर। अच्छा, दो के नीचे भी है सर, बहुत सारी लिस्ट पर मतलब 2 के तीसरे नंबर पे सर उदयपुर भी था तीसरे नंबर, तीसरे चौथे में। अच्छा उदयपुर। यस सर। ओके, और बाहर? सर बाहर में बाहर का पता नहीं। ओके ठीक है, तो ये है आपके लिए। अगर आप भी आखिरी मिनटों में कहीं जाना चाहते हैं तो गोवा और मनाली छोड़कर जाएं, वहाँ ऑलरेडी बहुत लोग पहुँच चुके हैं। और सिंगापुर और थाईलैंड जाने का कष्ट ना उठाएं। और भी कई सारे देश हैं जो थोड़े खाली बैठे हैं। तो गजब है, मतलब दुबई भी होना चाहिए इस लिस्ट में। दुबई इस समय तो सब लोग ही जाते हैं दुबई। हाँ दुबई, और 3.5 घंटे की फ्लाइट है, वेदर भी अच्छा है। जो छोटा है फ्लाइट वहाँ सबसे बेस्ट है कि 3-3.5 घंटे में तो क्या, नहीं तो क्या एक दिन जाने का एक दिन आने का ही खराब हो जाता है। ओके, तो ये है सैर सपाटे में जुड़े हुए सारे दर्शक। और सिद्धार्थ सेदानी साहब से जरा राय ली जाए इसी पर। सेदानी साहब, आपका फेवरेट कोई स्टॉक? इंडियन होटल?
अनिल जी 2 स्टॉक फेवरेट है इसमें। ओके। दीपांशु को बैकपैक तो कर लिया है उन्होंने ये महीने में इनिशियली, हाँ। बट आने वाले तो साल लेके के लिए नहीं जा 2 स्टॉक है इनके लिए। हाँ। पहला है इंडियन होटल, जो आपने सही पहचाना, ताज, विवांटा, जिंजर होटल्स, और इसमें भी एवरेज रूम रेट्स, ऑक्यूपेंसी लेवल दोनों ही बढ़ रहे हैं। इनका ऑनलाइन बिजनेस भी बहुत दमदार ग्रो कर रहा है, तो इंडियन होटल्स पे तो 364 के टारगेट से खरीदारी की राय है, 710 के टारगेट से आप देख सकते हैं यही स्पेस में, क्योंकि मिड साइज होटल में टॉप मोस्ट कैटेगरी में कोई हो तो वो है लेमन ट्री। करीबन 8000 से ज्यादा रूम है, 600 रूम और ऐड होने वाले हैं मुंबई में, जो बहुत बड़ा रेवेन्यू ऐड कर सकता है। तो लेमन ट्री भी बहुत अच्छा रह सकता है मिड साइज होटल स्पेस में। लेमन ट्री ये एक और स्टॉक है जो जबरदस्त एक्शन में, सोमवार को सेठी साहब ने भी दिया था 75 रुपये के आसपास, 83 का 10% का मूव यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। कुणाल जी भी इसमें कुछ न कुछ अपनी राय जोड़ना चाहते हैं। जी कुणाल जी बताएं सर। अनिल जी राय नहीं है, सवाल है अनिल जी, टर्की कैसा है अनिल जी, जाने लायक है क्या? आप अभी लंबे अवकाश पर गए थे टर्की। हाँ। तो अनिल जी टर्की सूची में नहीं है, तो टर्की के बारे में भी थोड़ा अनिल जी बता दें, कैसा रहा आपका कोई आप लेके जाएंगे यात्रा वृतांत अनिल जी दे दे तो आप अच्छा लेके रहेगा। जाएंगे तो पता चलेगा। अनिल जी आप कौन सा लेकर के गए हैं? तो मैंने तो पूछा भी नहीं ना आपसे, पूछा तो आपने। तो इससे अंदाज लगा लीजिए, अगर मैं जाके आया और फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ले जाएंगे तो पता चलेगा, तो इसका मतलब मैं दूसरी बार जाने को तैयार हूँ। राइट? नहीं, बहुत ही खूबसूरत देश ये है। ठीक है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल जाना चाहिए। अच्छा है, मतलब घूमने फिरने के लिए बढ़िया जगह है। अच्छी जगह ना। हाँ, अच्छी जगह। और अब तो क्या है कि हमारे जैसे वेजिटेरियन लोगों के लिए खाना भी आराम से मिल जाता है, नहीं तो बड़ी मुश्किल होती है। कुछ कुछ देशों में खाने की बड़ी समस्या हो जाती है, तो अगर इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएं और खाना वाना प्रॉपर मिल जाए तो टेंशन फ्री है। जी सिद्धार्थ जी कुछ कह रहे हैं। जी सिद्धार्थ जी। अनिल जी टर्की में तो इस्तांबुल कहा जाता है द कनेक्टर ऑफ द वर्ल्ड, एशिया और यूरोप को कनेक्ट करता है। आप कितने दिन यूरोप में रहे और कितने दिन एशिया में रहे? ये समझो कि एक पैर यूरोप में था, एक पैर एशिया में, ऐसा मतलब ये समझ लो आप। बिल्कुल बीचों बीच में वो, बीच में एक वो नदी टाइप है, खाड़ी टाइप, जिसको नदी कहते हैं। हाँ बस वही नदी है। तो वो उसके एक तरफ एशिया है, एक तरफ यूरोप है, और फ्री मूवमेंट। हाँ नहीं, वो तो इस्तांबुल में ही। अच्छा, छोड़िए टर्की, इस्तांबुल में ही। हाँ, तो मतलब वो डिवाइड करती है 2 कॉन्टिनेंट को। अच्छा। है शहर एक ही है, देश भी एक है, देश तो हो गई खैर, शहर एक है, लेकिन वो डिवाइड करती है। तो वही वहाँ का चार्म भी है। पता नहीं, बहुत लाइफ में कंफ्यूजन होता था, कब एशिया में आ गए, कब यूरोप में आ गए। तो मैं तो बच्चों को ये बोलता, देखो कितनी बार मैंने तुम्हें एशिया और यूरोप घुमा दिया। तो जब बच्चे बड़े हो जाए, समझदार हो जाए, उससे पहले उनको बार बार ऐसे घुमा के बना के आ जाओ। क्या समझ गए कुणाल जी? छोटे कुणाल जी बड़े हो, उससे पहले ये काम कर लीजिए। बिल्कुल अनिल जी। अनिल जी तो बंसल जी बड़े नहीं हुए अनिल जी, छोटे कुणाल जी के बड़े होने में तो बहुत वक्त है। कुछ चीज देखो, कुछ चीजों का कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये ऐसे ही रहेंगे जिंदगी भर। आइए बिल्कुल सेठी साहब के लिए, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। जी सेठी साहब बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी पहले तो धन्यवाद, आपको कैसे कर लेते हैं आप, याद रहता है सब कुछ। अनिल जी लेमन ट्री होटल्स मैंने सोमवार को रिकमेंड किया था जी 75 के लेवल पे, अभी 83-84। और धन्यवाद आज अनिल जी देना बनता है सिडानी जी का भी, ये तो 2 दिन पुरानी कॉल है, तो धन्यवाद तो बनता है अनिल जी। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत जोरदार। और याद इसलिए रहेगा कि वो इंडियन होटल, डेल्टा, लेमन ट्री, ये सारे के सारे अपने एक साथ रडार पर आए थे, तो बहुत ही बेहतरीन कॉल सेठी साहब। अब बताएं आज क्या इरादा है? अनिल जी 2 स्टॉक है, दोनों कैश मार्केट के, जिनमें खरीदारी करनी है। जो अनिल जी आज का पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, जो अभी 281 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है। टीवीएस इलेक्ट के नाम से इसका एनएससी का टिकर है। ये कंपनी एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, टीवीएस ग्रुप की कंपनी है, जो कि मेनली प्रिंटर्स, कीबोर्ड्स, फिर पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस और बारकोड स्कैनर्स वगैरह के लिए जानी जाती है। और आजकल इस कंपनी ने ये जितने ओईएम्स है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, जो इलेक्ट्रिकल गुड्स वाली कंपनियां जैसे सैमसंग है, एलजी है, इनके लिए सर्विस सेंटर, रिपेयर सेंटर इसका काम कर रही है, जहां पे बहुत अच्छी ग्रोथ दर्ज कर रही है। बाकी सरकार का इस क्षेत्र को बढ़ावा देने का पूरा फोकस है, पीएलआई स्कीम का बेनिफिट मिलता है। फिर आमतौर पे हम देखते हैं इस तरह की जो कंपनियां हैं इन द रन अप टू द बजट अच्छा करती है, बिकॉज सरकार का फोकस रहता है हर बजट में मैन्युफैक्चरिंग को, खास करके ये जो
इलेक्ट्रिकल गुड्स वाली मैन्युफैक्चरिंग है, इसको बढ़ावा देने का। ये कंपनी पैन इंडिया प्रेजेंट है, अराउंड 19,000 पिन कोड्स को सर्व करती है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छा है, 16% का ROE है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 21-22%, डेट इक्विटी रेशियो 0.04, पिछले 3 साल का पैट का कैगर भी जबरदस्त रहा, 40% की कैगर से कंपनी ने ग्रोथ दर्ज करी है। तो इस कंपनी में, इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है। मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है 300 रुपए का, स्टॉप लॉस रखता है 275 रुपए का। ओके, 275 के स्टॉप लॉस के साथ 300 रुपए के टारगेट के लिए ये है आपके लिए टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स पर राय खरीदारी की। ब्रायन सेठी साहब, दूसरा स्टॉक। अनिल जी, आज का जो दूसरा स्टॉक है एक छोटी प्राइस का स्टॉक है, मतलब सुमित जी के रडार पे आने वाला स्टॉक है। DCW स्टॉक का नाम है, जो अभी 49 के आसपास ट्रेड करता है। ये भी एक दिग्गज कंपनी है जो कि सोडा ऐश, फिर कमोडिटी और स्पेशलिटी केमिकल्स जैसे कॉस्टिक सोडा है, फिर PVC बनाने के कारोबार में है, और CPVC बनाने की एक लीडिंग कंपनी है भारत की। 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है, और हमने हाल ही में देखा PVC के प्राइसेस में भी एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला, उसका फायदा होना है। और बाकी क्लाइंट लिस्ट भी जबरदस्त है, HUL, नाल्को, फिनोलेक्स, फिर TNPL, एस्ट्रल, इन सबको कैटर करती है। सॉलिड फंडामेंटल्स है। सितंबर तिमाही बहुत ही अच्छी थी, 49 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल सितंबर तिमाही में सिर्फ 19 करोड़ का पैट था। अच्छे रिटर्न रेशियोज है, डेट इक्विटी रेशियो भी मैनेजेबल है 0.69, और वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है, 8 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। और FIH DIS भी बुलिश है, अराउंड 7 से 8% स्टेक ओन करते हैं। तो हम बुलिश ऑन दिस स्टॉक। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। 60 रुपए का टारगेट है, 45 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो ये है आपके लिए DCW, 60 का टारगेट, 45 का स्टॉप लॉस। सेठी साहब, TVS इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको थोड़े लेवल्स रिवाइज करने पड़ेंगे सर, क्योंकि 300 का टारगेट है, 295, 296 तो ऑलरेडी स्टॉक आ चुका है, तो थोड़ा टारगेट स्टॉप लॉस रिवाइज करना चाहिए सर इसमें। हाँ बिल्कुल दीपांशु, जब मैंने कवर करना शुरू किया 281 के लेवल्स थे, तो चूंकि आजकल मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छे आइडियाज लोग ढूंढते रहते हैं, तो तेजी हो गई। अनिल जी या दीपांशु, मुझे लगता है इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे भी होल्ड करना चाहिए, और टारगेट को 315 का टारगेट रखें और थोड़ा समय दें। मुझे लगता है बजट तक ये 315 के टारगेट को भी एक्सीड करेगा, तो होल्ड करने की सलाह है, और टारगेट को थोड़ा रिवाइज कर लें। ओके, तो अब थोड़ा टारगेट रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि जो सेठी साहब के लेवल से वहां से तो काफी तेजी मूव कर दिया। इनफैक्ट 300 के टारगेट के बेहद करीब भी आ गया था स्टॉक, 299 का हाई है, अब 315 का रिवाइज टारगेट आपके लिए बन जाता है TVS इलेक्ट्रॉनिक्स पर। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब, 2 बेहतरीन कॉल्स देने के लिए। TVS इलेक्ट्रॉनिक्स और DCW लिमिटेड सेठी साहब की तरफ से। आइए, बाजार पर क्या रणनीति है, डेटा क्या कह रहा है, ये भी जानते हैं अनिल जी के साथ मार्केट स्ट्रेटजी में। ठीक एक्शन है अनिल जी, 50 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स, सपाट है नैस्डैक फ्यूचर्स। कल ऑफ कोर्स थोड़ा डिसीव कर दिया था मूव ने, आज शाम देखते हैं क्या होगा। यूके के बाजार पॉजिटिव हैं क्योंकि 4 दिन की छुट्टी के बाद खुले हैं, बट यूरोप में अदरवाइज सुस्ती है, हल्की नरमी है, कोई ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है। कच्चा तेल कंट्रोल में, कोई परेशानी नहीं है। रुपया सुबह से कोई मूवमेंट नहीं दिखा रहा है, कोई परेशानी नहीं है। एशिया कमजोर था बट थोड़ा रिकवर होकर ही बंद हुआ, और हमारे बाजार भी माइल्ड पॉजिटिव टेरिटरी में है। क्या करना है सर? व्यू तो तेजी का बरकरार रखना चाहिए, लेकिन बात वही है कि कोई बहुत अनाप शनाप एकदम से ऐसी तेजी वाला मामला नहीं है, आराम से सबको मौका दे रहा है मार्केट। तो जब भी आपको गिरावट दिखे, खरीदने का मौका है। पहले एक बार डेटा बता दूं, उसके बाद स्ट्रेटेजी बताऊंगा। दीप, 18,100 ये अब आपके लिए बचे हुए समय के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और वो इसलिए करेगा दीप कि 18,100 के पुट पर 1 करोड़ 15 लाख शेयर हैं और 72 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो ये आप इत्मीनान रख सकते हैं कि 18,100 के नीचे आप बंद नहीं होंगे, और नहीं 18,200 के ऊपर बंद होने की तैयारी निफ्टी की दिख रही है, क्योंकि 18,200 के कॉल्स पर भी 1 करोड़ 25 लाख शेयर हैं। सो ब्रॉडली 18,100 18,200 की रेंज ही रहनी चाहिए। अगर आखिरी आधे पौन घंटे में डाउ फ्यूचर्स बहुत तेज दौड़ लगा ले और उसकी वजह से भारतीय बाजार बढ़ने की कोशिश करे, और 18,200 को पार करके 3 बजे के पहले निकल कर टिकने की कोशिश करें 3 बजे तक या 3:05, तो हो सकता है आप 18,250 275 तक जाएं। संभावना कम है, लेकिन इनकार कभी नहीं किया जा सकता। तो वो 18,250 275 होगा, और वहाँ पर अगर आज आप पहुँचते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग करके इंतज़ार डेफिनेटली करना चाहिए। और अगर आप थोड़े मुनाफे से संतुष्ट हैं तो आप 18,200 पर भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। 18,200 के ऊपर संभावना काफ़ी कम है, काफ़ी कम। हाँ, आज के लिए। तो क्योंकि अल्टीमेटली आप कंजेशन जोन में वहीं एंटर करते हैं, 18,200 18,275 250 275, इसलिए एक बार 18,200 के आसपास, लेकिन 3 बजे के पहले अगर 18,200 के ऊपर टिक जाए तो फिर 50-75 पॉइंट की जगह खुल जाती, वो ध्यान में रखें। क्योंकि फिर आखिरी मिनटों में क्या है, कल की मंथली एक्सपायरी है, एकदम आपाधापी मचती है, शॉर्ट काटे उनमें ऐसे नहीं कह रहा, क्यों कह रहा वो भी बता दूं जी।
18,100 के ऊपर निफ्टी निकलने के बाद 1,75,00,000 शेयर कॉल राइटर्स शॉर्ट हैं। 18,150 को पार करके आप दिख रहे हैं अगर, तो 2,35,00,000 शेयर कॉल राइटर्स शॉर्ट हैं, ऑलरेडी कॉल बेच के बैठे हैं। और अगर गलती से 18,200 पार किया तो 3,60,00,000 शेयर कॉल राइटर्स शॉर्ट है। तो शॉर्ट कवरिंग का सहारा आपको मिल जाएगा, इसीलिए 18,100 के नीचे नहीं बंद होगा, ये सपोर्ट पूरा। हाँ, अगर 18,200 पार करते हैं तो ये सारे हैं कॉल राइटर्स। तो इसलिए बचे हुए समय के लिए 18,100 18,200 रेंज लेकर चले ब्रॉडली आप। बैंक निफ्टी 43,000 से थोड़ा सा नीचे है, और उसकी वजह है दीप, पहले मैं बता दूं क्यों आप 43,000 पार नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि 43,000 के कॉल पर 62 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। 35 लाख शेयर आज ही जुड़े, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 43,000 पर, सॉरी ये मैं माफ़ कीजिएगा, ये हाँ 43,000 की कॉल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 62 लाख शेयरों का है। इसलिए बार बार 43,000 के आसपास 43,050 42,950 की रेंज में बाजार रुकता अटकता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर ब्रेकआउट आया तो 18,200 पर निफ्टी पर बाद में आएगा, ध्यान से सुनिएगा। 18,200 निफ्टी बाद में पार करेगा, 43,050 पहले बैंक निफ्टी पार करेगा। तो ब्रेकआउट अगर निफ्टी को भी आना है या निफ्टी को 18,200 पर पहुंचना है तो उसकी लीडरशिप बैंक निफ्टी से ही आनी पड़ेगी। और बैंक निफ्टी अब की बार 43,050 पार करके निकला तो ये फिर रुकेगा नहीं। फिर ये 43,225 से 43,400 की रेंज में पक्का जाने वाला है, और वहां पर जाने के बाद कहीं प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो क्योंकि 18 सेशन लगातार 43,000 के ऊपर बंद होने के बाद आप कमजोर हुए, एक बार फिर से अगर आप 43,000 पार करके टिक जाते हैं तो फिर आप सारी कमजोरी खत्म करके नई मजबूती के लिए तैयार हैं। ये ध्यान, और डेटा बता रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूँ दीप, 43,000 के पार निकलकर अगर बैंक निफ्टी टिकता है, 1,50,00,000 शेयर बैंक निफ्टी के कॉल राइटर्स ट्रैप होंगे। 1,50,00,000 नया सपोर्ट का है, बड़ा सपोर्ट का है 42,800। ओके, 42,800 के पुट पर 36 लाख शेयर हैं, और 42,800 के नीचे बंद नहीं होगा, इसके चांस पूरे हैं। और फिलहाल 43,000 के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। मैं यहाँ कॉन्फिडेंटली नहीं कह रहा कि इसके ऊपर नहीं निकल सकता, ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, 62 लाख शेयरों का कम नहीं होता, लेकिन अटेम्प्ट भी पूरा दम लगाकर कर रहा है। देखते हैं लास्ट में क्या होता है। अगर डाउ फ्यूचर सुस्त रहा तो आप 43,000 पार नहीं कर पाएंगे, और यही डाउ फ्यूचर 101 पॉइंट ऊपर हो गया तो आज आप 43,000 के ऊपर की क्लोजिंग भी देख सकते हैं। तो बाकी सब छोड़ दिए, फोकस सिर्फ बैंक निफ्टी पर करिए। अगर एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग मूव मिला तो आपको आखिरी आधे एक घंटे में बड़ा मौका मिल सकता है, अदरवाइज जाने दीजिए, छोड़ दीजिए कुछ नहीं। ठीक है, तो ये है आपके लिए राय एनएलजी की तरफ से। 43,000 ये इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, 18,200 इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए। इसके ऊपर फायरवर्क्स देख सकते हैं बाजार में। आइए सिमी जी के पास चलते हैं, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स के लिए। बताएं सिमी जी। दीपांशु, सबसे पहले तो मौका आपने बहुत देर से दिया है, पर इस मौका के बाद भी मैंने थोड़ा बहुत मैं अपडेट करूंगी मेरा जो कैश वाला कॉल्स है। आज सुबह से अनिल जी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं थोड़ा सा एक आध कैश कॉल्स दे दूं। सुबह अनिल जी को निराश किया था 2 बार, और तीसरे बार मैंने एक कैश कॉल लिया था 10 की कमाई का स्टॉक, वो था RML, उसमें सर्किट लगा था 20%। नेहा का शो 1:30 बजे मैंने अपीयर किया था। नेहा का शो में मैंने चार्ट बस्टर कॉल दिया था 1 साल के लिए अजमेरा रियल्टी, जो कि मैंने नवंबर महीने में भी खरीदने का सलाह दिया था। आज वापस से दोहराया वही कॉल। अजमेरा रियल्टी में 20% सर्किट लग गया है, अभी भी शायद सर्किट में ही है कि अब डे हाई के आसपास ही है, और दिया था 284 82 के आसपास, और 321 का सर्किट, मतलब 20% सर्किट 1:30 बजे का शो में वो भी लगा था। और अभी जो मैं स्टॉक देने जा रही हूँ, इसके लिए मुझे थोड़ा सा हेल्प सुमित का भी चाहिए कि एक सुमित वाला कॉल है। एक तो मेरे पहले सेठी जी ने आ गया था, और सेठी जी ने भी सुमित का नाम ले लिया। मैं तो सोचा शायद ये भी सुमित का ही होगा, ये भी कॉल सेठी जी का होगा। मेरा स्टॉक है स्पीक में मैंने 1 हफ्ता पहले मैंने टीवी में कॉल दिया था, तब दिया था 79 के आसपास। आज 83 रुपया में कॉल दे रही हूँ, और मोमेंटम और कॉन्फिडेंस पहले से भी ज्यादा है, क्योंकि इस मार्केट में स्टॉक गिरा तो जरूर था, पर मार्केट का रिकवरी के साथ साथ आउट परफॉर्म करते हुए स्पीक वापस से ऊपर आ गया है। स्पीक में पहला टारगेट होगा 88, दूसरा टारगेट होगा 92, और तीसरा टारगेट 100 से पहले रुकने वाला है ही नहीं है स्टॉक। ये जो स्पीक मैं इसलिए बुलिश हूं, इसमें थोड़ा सा डिस्क्लेमर भी है मेरा। सुमित का नजरिया में स्टॉक बहुत नीचे से है, पर मेरा नजरिया में भी स्टॉक बहुत नीचे से है, वो मैं अभी डिस्क्लोज करने वाली हूँ। ये स्टॉक 2020 में दिसंबर महीने में 22.5 रुपया में मैंने खुद मेरा पोर्टफोलियो में उठाया था, और मैंने क्लाइंटों को भी दिलवाया था और कहा था कि ये स्टॉक रखिए,
20-22 रुपए का स्टॉक कहीं जाना नहीं है। 20-22 रुपया का स्टॉक आज 2 साल बाद 85 रुपीज बोलने में भी अच्छा लगता है और परफॉर्मेंस शो करने में भी अच्छा लगता है। तो स्पीक में जबरदस्त खरीदारी मैं यहां से भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ। 88, 92, 100 ये तीनों टारगेट्स के लिए स्पीक को खरीद कर चलिए। 79 का स्टॉप लॉस के साथ स्पीक को खरीदिए और रखिए पोर्टफोलियो में। ये राय है आपके लिए, स्पीक पर सिमी जी की तरफ से खरीदारी की। आइए बिल्कुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताएं सर। जी अनिल जी, तो अनिल जी पहले छोटा सा एक अपडेट, आरबीएल बैंक पर शो के शुरुआत में कॉल दी थी, तो वहां पर एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, डे हाई पर है। ऑप्शन में भी लगभग 1.25 रुपए का मूव मिल गया है, तो बिल्कुल होल्ड करें। अच्छे वहां पर मुझे लगता है कि प्रॉफिट्स आते हुए नजर आ सकते हैं, 2-3 दिन का नजरिया लें। अब अनिल जी देखिए, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में कुछ जबरदस्त तेजी होते हुए नजर आ रही है। मतलब बखूबी कहना पड़ेगा, कैश सेगमेंट के ये जो फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं, 2 दिनों में जबरदस्त रिकवरी वहां देखने को मिली है बड़ी वॉलेटिलिटी के बाद। लेकिन F&O के जो स्टॉक्स हैं अभी भी वो कहीं पर उनमें बड़ा मूव आना बाकी है। और इनमें जो एक स्टॉक मुझे लगता है कि नई सीरीज में जनवरी में बड़ा कमाल दिखा सकता है, वो है GNFC का। अनिल जी GNFC के फ्यूचर्स में खरीदारी करके चलेंगे, जो कि जनवरी के फ्यूचर्स लगभग 558 रुपए के आसपास ट्रेड करते हैं अनिल जी। तो 555-558 रुपए की रेंज में इसमें खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 545 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 580 और 590 रुपए के टारगेट्स आने वाले 1 से 2 दिनों में GNFC में आते हुए नजर आ सकते हैं। अनिल जी चार्ट फॉर्मेशन कहीं ना कहीं बताता है कि बड़े चार्ट्स पर 520-525 के आसपास स्टॉक ने एक डबल बॉटम बनाया है। दूसरी बात अनिल जी, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में जिस तरह की तेजी है, इस स्टॉक में अभी भी बड़ी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बजट से पहले इस महीने ये स्टॉक्स कमाल करते हुए नजर आ सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड यहां पर काफी अट्रैक्टिव है। एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ 580-590 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, लेकिन उन लेवल्स पर भी मुझे लगता है कि रिव्यू करेंगे और काफी ऊपर के टारगेट्स इस महीने में GNFC में आते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, तो GNFC यहाँ खरीदारी करने की राय है आपके लिए हिमांशु जी की तरफ से। और बजट के पहले ये सारे स्टॉक्स बड़ी दौड़ लगाते हैं, ये रिसर्च हम आपके सामने पहले रख ही चुके हैं। और कोरोमंडल, चंबल जैसे स्टॉक्स काफ़ी हमारे रडार पर रहे भी हैं, तो यहाँ खरीदारी करने का मौका आपके लिए बन सकता है। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है बसीन साहब से मुलाकात करने का। बिल्कुल बसीन साहब के लिए स्वागत है आपका बसीन साहब। बताएं सर, पहले तो आपकी तरफ से अपडेट्स। हाँ अनिल जी, देखिए आपको HDFC, सीमेंस, हनीवेल ऑटो, सेल, मारुति, गेल, सुबह गेल, ग्रासिम, M&M ये तीनों दिए थे, और L&T हाउसिंग फाइनेंस, L&T फाइनेंस, चारों अपने अपने टॉप पे आ गए। दोपहर को नेहा जी को मैंने कहा था कोरोमंडल फर्टिलाइजर 890 रुपए में 915, 910 का भाव हो गया उसका। तो आपके पास 2% का स्प्रेड 2 घंटे में आ गया है। और दूसरा मैंने कहा था HDFC AMC, उस पर मैं बहुत बुलिश हूँ। अब आपके लिए 2 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूँ। हेलो जी सर, बताएं। तो अनिल जी देखिए, दोनों सरकारी कंपनीज हैं। सबसे पहले लीजिए NMDC। There is no question that the China rebound has seen iron ore prices rise. It is the single largest producer of iron ore in the country and one of the top 10 in the world. और दूसरों को पता नहीं कि it also operates a very big diamond mine in East Asia. साथ में it's the most mechanized company. 12% dividend yield है। NMDC is a cash rich company. इसका कोई जवाब नहीं है। इसका भाव मुझे 130 से 132 दिखता है। तो 118.19 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 115, लेकिन 130 से पहले मत बेचनी है। 130 रुपए का भाव। और आपको पता है मेटल्स में जब रैली आती है तो ऐसे आती है। NMDC द मोस्ट अंडरवैल्यूड स्टॉक ओवर देयर। सेकंड पिक इज माय अनडाउटेडली द लार्जेस्ट power producer NTPC. Today it operates combined 70,800 megawatts, and profit generation in 1 year is up from 3 to 33%. They are talking of a profit of 5,500 in the next year. This stock's fair value should be 195. अभी 166 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 162, 180 का टारगेट इज कमिंग इन NTPC. NTPC 2 सरकारी कंपनियों पर खरीदारी करने की राय बसीन साहब की तरफ से आती हुई। धन्यवाद सर। कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात 9:45 पर बेहतरीन पिक्स के साथ। अभी मुलाकात करेंगे हम एक बार फिर से सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सेट।
बताएं सर। अनिल जी, 100 रुपए के नोट कमाने का फिर से मौका मिल रहा है और वो ये कंपनी है एनसीसी, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन। 82 83 का भाव है। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से आपको 88 का दाम आ सकता है। हो सकता है कि नए साल में नई गिफ्ट मिल जाए आपको 88 के भाव से। और अगर पोजिशनली स्टॉक को रख लिया तो आपको 100 रुपए का नोट भी मिल सकता है एनसीसी पे। क्यों? इंफ्रा स्पेंड्स तो बहुत दमदार हो रहे हैं, बजट में भी बहुत चर्चाएं होगी, एलोकेशंस बढ़ेंगे। साथ ही साथ ये कंपनी ने सेकंड क्वार्टर में 2600 करोड़ का ऑर्डर बुक किया था। ये पूरे ही सेकंड हाफ में 16,000 करोड़ का ऑर्डर बुक लाएगी और टोटल ऑर्डर बुक 40,000 करोड़ का है, जो 4 टाइम्स ऑफ द रेवेन्यू लास्ट ईयर का गिना जाता है। तो एनसीसी पे खरीदारी की राय है। रोबस्ट एग्जीक्यूशन कर रही है, कर्ज को मुक्त करने की योजना है। 13% रेवेन्यू सीएजीआर से ग्रो कर सकती है आने वाले 2 सालों में। 10% का मार्जिन। एनसीसी शॉर्ट टर्म टारगेट न्यू ईयर के हिसाब से 88 का, और अगर पोजिशनली रख ले तो 102। ओके, एनसीसी ये है खरीदारी करने की राय सिद्धार्थ जी की तरफ से। आइए 2023 की एक विशेष पिक आपके लिए लेकर आ रहे हैं अविनाश गोरक्षकर। मेरा न्यू ईयर मार्केट पिक एक ऐसी कंपनी है जो डिफेंस, पावर और टेलीकॉम सेक्टर में काम करती है और कंपनी का नाम है HBL पावर सिस्टम्स। हाल ही में इन्होंने रेलवेज के साथ भी बिजनेस शुरू किया है। रेलवेज का जो कवच प्रोग्राम है वहाँ पे इनको मेडन ऑर्डर 300 करोड़ का मिला है और आने वाले 2 साल में ये कंपनी कम से कम 190-200 करोड़ का प्रॉफिट कमाने का पोटेंशियल रखती है। अगले 6 से 12 महीने में हमको लग रहा है कि करीबन 165-170 का टारगेट प्राइस मिल सकता है। 165 और 170 के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी HBL पावर लिमिटेड में। ये राय है आपके लिए अविनाश गोरक्षकर साहब की तरफ से। 30 दिसंबर यानी कि परसों यानी कि शुक्रवार 30 दिसंबर से निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो शेयर हैं, इनके शेयरों में जो वेटेज वजन है, हर एक शेयर का कितना वेटेज है दोनों इंडेक्स में, इसमें बदलाव होने जा रहा है। बदलाव से मतलब है कि कुछ शेयरों का वेटेज बढ़ेगा, कुछ शेयरों की ताकत बढ़ेगी निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, और कुछ की घटेगी। सारी डिटेल्स जानते हैं हमारे साथ नुपुर है इस वक्त। बताइए नुपुर, क्या है डिटेल्स? बिल्कुल सर, निफ्टी इंडेक्स और निफ्टी बैंक निफ्टी में जो चेंजेस होने वाले हैं वेटेज को लेके, वो कल की क्लोजिंग से एप्लीकेबल हो जाएंगे। इफेक्टिव है 30 तारीख के दिन से। तो सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करें तो जहां पर वेटेज बढ़ने वाला है उसमें सबसे ऊपर है एक्सिस बैंक, जिसका वेटेज बढ़ेगा। भारतीय एयरटेल और अदानी पोर्ट्स, ये तीनों स्टॉक्स ऐसे जहाँ पर वेटेज बढ़ेगा तो आपको इनफ्लो आते दिखेगा इन तीनों स्टॉक्स में। डाउन लिस्ट की बात करें जहाँ पर वेट कम होने वाला है, कॉन्ट्रीब्यूशन कम होने वाला है, तो उसमें बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटो और कोटक बैंक, जहां पे वेट कम होगा और इसके चलते हम आउटफ्लो देखेंगे इन तीनों स्टॉक्स में। बैंक निफ्टी की बात करें तो वहां पे सबसे ऊपर HDFC बैंक जो 26.9% की होल्डिंग है वो बढ़कर 26.9% का वेटेज है वो बढ़कर 27.7% हो जाएगा। ICICI बैंक, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा बाकी के बैंक से जिनका वेटेज बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे आपको इनफ्लो दिखेगा और जो गिरने वाला है, जहाँ पे वेटेज कम होने वाला है, कंट्रीब्यूशन कम होने वाला है, वो उसमें सबसे ऊपर है एक्सिस बैंक और SBI। एक्सिस बैंक में 12.5% का वेटेज अभी बैंक निफ्टी में, वो कम होकर 10% हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बड़ा आउटफ्लो नजर आएगा। CPSE इंडेक्स में भी बदलाव होने वाले हैं और इसमें जो वेटेज जिसके बढ़ने वाले, कॉन्ट्रीब्यूशन जिसका बढ़ने वाला है, उसमें है पावर ग्रिड और NTPC, जिनका अभी 19.5% का वेटेज है वो 20% हो जाएगा। और जहाँ पे कम होने वाला है उसकी लिस्ट में ONGC, कोल इंडिया और BEL, ये आपको यहाँ पे बदलाव दिखेंगे जहाँ पे आउटफ्लो आएगा। तो जहाँ पे वेट बढ़ेगा वहाँ पे इनफ्लो दिखेगा और जहाँ पे वेट कम होने वाला है वहाँ पे आपको आउटफ्लो दिखेगा। तो ये है कुछ आपके लिए बदलाव जो होने की तैयारी में है। थोड़ा वेटेज कम भी होने वाला है चुनिंदा PSU कंपनीज के लिए, उस पर रखिए नज़र। CPSE के वेटेज में भी बदलाव होने वाला है, वहाँ पर भी आपको रखनी है नज़र। और ONGC, कोल इंडिया, BEL, तीनों इंटरेस्टिंग नेम्स वहाँ पर निकल कर आ रहे हैं क्योंकि काफ़ी ट्रेडर फेवरेट नेम्स रहे हैं ये इस साल के लिए। इनफैक्ट BEL थोड़े समय से इस पर बात भी नहीं हुई है, किसी के रेडार पर भी नहीं आया। सिमी जी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जरा देखें, रिसेंटली गिरावट काफ़ी हैवी हुई थी, रिसेंट सेल ऑफ में 100 के नीचे तक भी गया था, अभी भी वहीं पर है एग्जैक्टली 100 के लेवल पर। कैसा लगता है मैम? दीपांशु, चार्ट उतना खास नहीं है पर स्टॉक फंडामेंटली एकदम परफेक्ट है। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि अगर कोई ट्रेडर है
तो वो फ्यूचर्स का डेटा के हिसाब से ही ट्रेड करे। और इसमें मुझे लगता है कि इंट्राडे का पोजीशन या बहुत ही शॉर्ट टर्म का पोजीशन ठीक है फ्यूचर्स के लिए। बट जिनका नजरिया यहाँ से साल भर का है, मिनिमम 6 महीने से साल भर का, मुझे लगता है कि डिफेंस में से शायद ये स्टॉक बेस्ट परफॉर्मर होगा। और अभी 100 के आसपास मिल रहा है, मतलब मुझे लगता है कि इसका पोटेंशियल बहुत बड़ा है। तो बेल में टेक्निकली खास नहीं है, इसलिए मैं कोई अभी डायरेक्ट बाय कॉल नहीं दे रही हूँ। सिर्फ डेटा के हिसाब से मुझे लगता है कि 100-101 का लेवल पार करने के बाद शायद इसमें थोड़ा सा मोमेंटम आ जाए इंट्राडे के लिए। पर बाकी जो पूरा चीज़ है, मुझे लगता है कि बेल अगर यहाँ पे हो सकता है तो पोर्टफोलियो में उठा के रखिए। करंट लेवल पर थोड़ा सा नीचे आता है तो भी थोड़ा सा एक्यूमुलेट कीजिए। स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट 1 से 2 साल के लिए बेल को पूरा पोर्टफोलियो में शामिल करके रखना ही चाहिए और मुझे लगता है कि ये बेस्ट परफॉर्मर होगा पूरा सेक्टर में। ओके, तो बेस्ट परफॉर्मर होगा पूरे सेक्टर में BEL, इस पर नजर रखिए। फिलहाल थोड़ा सुस्त बैठा हुआ है ये काउंटर, बट एक्टिव है नितिन जी और जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर कैसे देख रहे हैं अब से लेकर क्लोजिंग तक का मार्केट एक्शन। नितिन जी सुन पा रहे हैं मुझे? ओके, थोड़ा फोन लाइन पर इशू आ रहा है नितिन जी के, कोई बात नहीं, उनके साथ कनेक्ट करने की दोबारा कोशिश करते हैं और जानते हैं क्या उनके रेडार पर आ रहा है उस समय। आइए तब तक सुमित जी की कॉल ले लेते हैं, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, सुपर हिट नहीं, कैश का ऑप्शन देना है। चलिए कैश का ऑप्शन दीजिए सर। जी, तो कैश का ऑप्शन में दीपांशु मैंने इंडेक्स को चूज किया है, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो जो इंडेक्स मैंने सिलेक्ट किया है वो है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी का 18950 का पुट 111 पे अभी ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टॉक्स में मेरे को दबाव दिख रहा है। फिन निफ्टी के अंदर मेरे को लग रहा है यहाँ से दबाव और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो कैश का ऑप्शन में 18950 का फिन निफ्टी का पुट लेना है। 111-114 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 71 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। 71 का ऊपर में जो इसका टारगेट देखने को मिल सकता है 151 रुपए से लेके 171 रुपए तक का देखने को मिल सकता है। अभी जस्ट 10-15 मिनट में सेलिंग आई है। अगर ये आज के लो तक गई सेलिंग अगले 15-20 मिनट या एक दिन के अंदर, तो ये जो फिन निफ्टी के मैं टारगेट दे रहा हूं वो कल तक ही अचीव हो जाएंगे। फिन निफ्टी का 18950 का पुट खरीदारी करे, 71 का स्टॉप लॉस, 151 और 171 का टारगेट। फिन निफ्टी पर खरीदारी की राय, वो भी आपके लिए कॉल ऑप्शन सुमित जी, पुट ऑप्शन नहीं, पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन मंदी पुट ऑप्शन 18950 का पुट खरीदना है आपको, ये राय आ रही है सुमित जी की तरफ से। 111 में मिलेगा, लिफाफा लेवल्स हैं सारे के सारे। 71 का स्टॉप लॉस, 151 और 171 ये दो टारगेट्स हैं। तो थोड़ी मुनाफा वसूली सुमित जी को लग रही है बाजार में और स्क्रीन पर भी वही रिफ्लेक्ट हो रहा है। अभी अभी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों नेगेटिव टेरिटरी में आपको आते हुए दिखे। छोटी रेंज है बट उसमें थोड़ी चॉपीनेस बाजार दिखा रहा है। आइए नितिन जी भी हमारे साथ हैं तैयार। नितिन जी गुड आफ्टरनून सर, आप कैसा एक्शन देख रहे हैं इस समय? देखिए अभी करेक्शन आई है, बट अगर हम देखेंगे तो 18100 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और 18100 पे पुट राइटिंग 1 करोड़ से ज्यादा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सपोर्ट लेवल पे एक बार कॉल ऑप्शन अटेम्प्ट करेंगे। 18100 की कॉल ऑप्शन 58-59 में मिलती है। 18100 की कॉल ऑप्शन 58-59 में मिल रही है। इसका स्टॉप लॉस होगा 40 रुपए का, या केवल 20 रुपए का रिस्क रख रहे हैं और टारगेट होंगे इसके 95 से 100 रुपीज का। इसके पीछे लॉजिक यही है कि बिल्कुल सपोर्ट के आसपास है। 18100 स्पॉट लेवल पे सपोर्ट है, वहीं पे निफ्टी है। और सेकंड लॉजिक ये है कि 18100 की पुट्स पे काफी ओपन इंटरेस्ट है। अभी मार्केट जब गिरी है तो पुट्स में अनवाइंडिंग नहीं हुई है, पुट्स अभी भी खड़ी है। तो हम सपोर्ट पे एक बार कॉल ऑप्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं। ओके, सपोर्ट पे कॉल ऑप्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं। 18100 जो अभी अनिल जी भी अपनी स्ट्रैटेजी में कह रहे थे कि एक डिसेंट सपोर्ट बनना चाहिए बाजार के लिए, वहां से बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं नितिन जी। अभी 18150 के ऊपर थे, वहां से 50-60 पॉइंट आप नीचे ही आए हैं। बैंक निफ्टी में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं नितिन जी? देखिए बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली निफ्टी से ज्यादा स्ट्रांग है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कल मंथली एक्सपायरी है, उसके पहले जस्ट एक सेकआउट है। मंथली एक्सपायरी मोस्ट लाइकली 43,000 की तरफ ही होनी चाहिए। अभी 43,800 के आसपास है, तो यहाँ से बाउंस आना चाहिए। सपोर्ट अगर देखेंगे तो 42,800 42,700 पे सपोर्ट लेवल है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी भी बाउंस करनी चाहिए और निफ्टी में भी बाउंस आना चाहिए सपोर्ट लेवल से।
ओके, तो एक सपोर्ट लेवल से बाउंस निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर नितिन जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आना चाहिए, थोड़ा ऊंचाई से अभी फिसले थे। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय शेयर करने के लिए। तो ये है आपके लिए इंडेक्स पर नितिन जी का व्यू इस समय। थोड़ा एक्शन मिड कैप स्मॉल कैप काउंटर्स में आपको आते हुए दिख रहा है जिसकी हम बात कर रहे थे। देवयानी इंटरनेशनल, जरा इसको पुल अप करिए, यहाँ पर भी आपको मूव आती हुई दिख रही है, करीब 5-6% ऊपर, माफ कीजिएगा 6 रुपए ऊपर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है, 3.5% की तेजी बनी। इस हाई पर इस समय ट्रेड करता हुआ देखिए बिल्कुल एक अच्छा मूव आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है दीपांशु। स्टॉक में हमने एक ब्रेकडाउन आता हुआ देखा था 175 के नीचे और बहुत शार्प इसमें पुल बैक आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि 190-192 के लेवल भी स्टॉक में मुमकिन है, तो जिनके पास पोजीशन है बने रहे और जिन्होंने हाल फिलहाल में खरीद की है 175 का स्टॉप लॉस रख लें। मुझे स्टॉक 192 के लेवल्स तक जाता हुआ दिख रहा है। तो 192 के लेवल्स तक आपको ये जाते हुए दिख सकता है। फिर से एक्शन में है आपके लिए पूना वाला फिनकॉप और इस हफ्ते की तीनों दिन हमने यहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी बनते हुए देखी है, अच्छे उछाल आए हैं, थोड़ी पॉजिटिव ब्रोकरेज कमेंट्री भी रही है इस काउंटर पर लेकर। बाजार के रोटेशन में ये वापस आपके रेडार पर आया है और रीसेंट बॉटम से अगर आप देखें तो 20-22% की तेज़ी, अगर आप 5 दिन का चार्ट दिखाएंगे तो रीसेंट 3 दिन की मूव में अगर आप देखेंगे तो 20-22% की तेज़ी पूना वाला फिनकॉप आपको दिखा चुका है। जरा सिद्धार्थ जी राय दें, आपके तो कवरेज में भी है, पहले भी आपको रेकमेंड कर चुके हैं। करेक्शन अच्छा खासा हुआ और उसके बाद 3 दिन में 20% सर, बहुत शानदार रिकवरी हुई है। देव आप एकदम सही बता रहे हैं। और इन्होंने जो अपना होम लोन का बिजनेस जो बेचा है, अब पर्सनल लोन में और एसएमई लोन्स में जो फोकस करेंगे, 2-3 क्वार्टर का डिजी लोन में बहुत दमदार ग्रोथ आ सकता है क्योंकि इनके प्लेटफॉर्म बनने में है। मुनाफे अगर देख सके तो जिस हिसाब से हमने Q2 में मुनाफा देखा वो भी दमदार था, तो डिसबर्समेंट 40% से ग्रो हो सकते हैं आने वाले समय में। तो हमारा जो पूना वाला फिनकॉप पे टारगेट है 1 ईयर पर्सपेक्टिव से वो 396 400 के करीब का है। तो पूना वाला फिनकॉप पे अगर आपने ले रखा है तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। तो पूना वाला फिनकॉप में अगर आपको लिया हुआ है तो फिर बिल्कुल बने रहिए इस काउंटर पर। बट ब्रॉडर मार्केट की जो मूव आई है, आई थिंक उसमें वन ऑफ द बेस्ट मूवर्स आपके लिए पूना वाला फिनकॉप ही रहा है। बट एक और स्टॉक RCF, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, जरा इसको पुल अप करिए, 15% का उछाल इस पर आपको आते हुए दिख रहा है, तो ज़बरदस्त मूव RCF पर है। दीपक फर्टिलाइजर भी देखें, यहाँ पर भी बड़ी मूव आ रही है, 6.5% ऊपर। अभी GNFC की तो बात कर ही रहे थे हिमांशु जी, तो ये स्पेस वापस एग्रोकेमिकल काउंटर जो हैं ये वापस आपको रेडार पर आते हुए दिख रहे हैं। अब ये बजट से पहले की मूव जो इस साल थोड़ी उतार चढ़ाव वॉलेटाइल रही है वो वापस शुरू होती हुई दिख रही है, कुछ और ट्रिगर है वो देखना पड़ेगा, बट अच्छी मूव आ रही है। और सिद्धार्थ जी इनमें से काफ़ी सारे काउंटर्स आपके रेडार पर हैं, इनफैक्ट दीपक फर्ट भी 700 का लेवल इस समय कर रहा है। इन लेवल्स पर कौन सा काउंटर खरीदना चाहिए सर फर्टिलाइजर में? काफी बेहतरीन प्लेस्ड है यहाँ पे, GSFC फॉलोड बाय दीपक फर्टिलाइजर, ये दोनों ही कंपनियां बहुत बेहतरीन कर सकती है यहाँ से। पर साथ ही साथ दीपांशु मैं ये भी कहूंगा कि एग्रोकेमिकल में भी आपको फोकस नहीं हटाना है क्योंकि एग्रोकेमिकल में UPL एक शानदार तैयारी कर रही है अपमूव के लिए, तो UPL भी आप बिल्कुल फोकस में रखें, एडेड विद दीपक फर्टिलाइजर एंड GSFC। ये है आपके लिए UPL जिस पर आपको रखनी है नजर, थोड़ा एक्शन उस पर बन रहा है। इस बीच अनिल जी बाजार पर नजर रखनी है सर। अभी थोड़ी देर पहले डिप आया और डिप आते ही आपने 18,100 एग्जैक्टली 18,100 के आसपास आया और वापस वहीं से मूव हो गया। और 18,100 की जो सपोर्ट की बात कर रहे थे एग्जैक्टली वहीं से 42,800 एग्जैक्टली बैंक निफ्टी आया, 3 बजे आया, 3 बजे आया एग्जैक्टली। 18,100 के नीचे बंद नहीं होगा दीप। अच्छा, हाँ नहीं होगा, और न कोई 18,200 के ऊपर बंद होने वाला। मेरे ख्याल से वापस घूम फिर के 18,150 के आसपास पहुंच जाएगा, 150, 160, 75 जो भी है। और बैंक निफ्टी भी लगता है वही 42,800 43,000 की रेंज में कहीं न कहीं बंद होना चाहिए। सो आई थिंक होता है क्या है कि आखिरी मिनटों में थोड़ी सी एकदम से जैसे शार्प डिप आई ना, 50 पॉइंट एकदम से निकल गया तो लोगों को थोड़ा डर लगता है कि ये क्या हो रहा है, पर ऐसी कोई खास चिंता वाली बात नहीं है। तो अब आखिरी आधे घंटे में है तो आई थिंक 18,100, 18,150, 60 ये रेंज में थोड़ा टाइम पास होगा। तो कोई बड़ा मूव मुझे अब बड़ा दोनों तरफ दिख तो नहीं रहा, अभी तक तो नहीं दिख रहा। डाउ फीचर्स भी शांत है, नैस्डैक फीचर थोड़े नीचे। मुझे इससे अलग एक चीज़ जो लग रहा है, कल कुछ भी होगा वो बड़ा होगा। अच्छा, हाँ जिस भी तरफ जाएंगे। हाँ, कल अगर आप मतलब यहाँ ही बंद हो जाते हैं तो आप सिमिलर 2 दिनों तक लगातार एक ही जगह क्लोज होते दिखेंगे और दोनों दिन आपने हरे लाल निशान दोनों में काम किया है जी।
सो आई थिंक तीसरे दिन आपको थोड़ा बड़ा मूव किसी भी अगर तेजी आना होनी चाहिए। तो भी आपको 18,250 18,300 तक की जगह बनी। अगर यहाँ से रुकना है तो भी वापस से 18,017,975 की तैयारी की। तो कल का दिन, और कल वैसे भी वीकली मंथली एक्सपायरी भी है, तो मुझे लगता है जो होगा कल बड़ा होगा कल। हाँ, अब वो ग्लोबल संकेतों पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, ग्लोबली आपको संकेत ऐसे मिल रहे हैं, आप कह नहीं सकते कि ऊपर के या नीचे के। 30 पॉइंट ऊपर डाउ है, 15 पॉइंट नीचे नस्डेक है। अब एग्जैक्टली कहाँ बंद होगा कहना ही मुश्किल है। तो आई थिंक थोड़ा सा ऐसे माहौल में हल्की पोजीशन रखेंगे तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। जिसमें प्रॉफिट बन रहा है सिंगल्स लेते रहो। अब आप देखो उस समय 18,150 60 पे ऐसा लग रहा है कि जाएगा वापस खट से नीचे आएगा, नीचे से ऐसा लग रहा है 18,100 तोड़ देगा, फिर से 40 पॉइंट आने में टाइम नहीं लगता। तो ये दोनों तरफ चलता रहेगा मामला। गॉट इट, ठीक है। तो इसलिए आप नजर रखिए। आज वैसे मिड वीक सेशन है, ज़्यादा मूवमेंट आता है, शायद आज नहीं आ रहा है, ये मूवमेंट कल के लिए हम रखेंगे। बट बाजार पे अगर आप इंडेक्स पर सुस्ती दिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट भरपूर है। अभी मैंने एग्रो फर्टिलाइजर की बात करी, इरकॉन देख लीजिए रेलवे स्पेस से ये मूव कर रहा है, राइट्स देख लीजिए रेलवे स्पेस से ये मूव कर रहा है, आरवीएनएल देख लीजिए ये भी मूव कर रहा है। तो फिर से रेलवे स्टॉक्स में रोटेशन आ रहा है, बड़ी मूव्स आती हुई दिख रही हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन एमएमटीसी भी आपको मूव करते हुए दिख रहे हैं, पेटीएम मूव कर रहा है जिसकी बात हम कर रहे थे, महिंद्रा सीआई, देवयानी, एनएलसी इंडिया, न्यू इंडिया एश्योरेंस, जीआईसी, ये सारे मूव कर रहे हैं। तो ब्रॉडर मार्केट में आपको अच्छा एक्शन, अच्छे मौके अभी भी मिल रहे हैं। आइए ऑटो सेक्टर पर भी एक बार फोकस कर लें। आज ये भी सुबह थोड़ा अच्छे मोमेंटम में आ रहा था और ये साल तो काफ़ी इवेंटफुल रहा है ऑटो सेक्टर के लिए। कई सारी ऑटो कंपनीज में आपने बड़ी रैली देखी है। 2023 में ऑटो सेक्टर की चाल कैसी रहेगी और कुछ बड़े बदलाव जो इंडस्ट्री के लिए आने वाले हैं, लागू होने वाले हैं, वो कौन कौन से हैं, एक बार इनके बारे में जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए क्या बदल रहा है ऑटो सेक्टर के लिए नए साल में? देखिए 5 ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर बदल रही हैं। इनफैक्ट सबसे पहला ये तो प्री अनाउंसमेंट ही था, बट लार्जली 1 जनवरी से काफ़ी सारी कंपनी ने ऑलरेडी ऐलान कर दिया है कि ये अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने वाली है अक्रॉस मॉडल्स है। इसमें टाटा मोटर्स हैं जो अपनी आइस और ईवी मॉडल्स की लगभग 2% तक की प्राइस इंक्रीज करेंगी। मारुति भी अपने प्राइसेस बढ़ाएंगी। किया यहाँ पर जो कि कोरियन कंपनी है अपनी इंटायर रेंज जो है यहाँ पर भी इंक्रीज करने वाली है लगभग 50,000 रुपये तक। इनफैक्ट होंडा अपने 30,000 रुपीज़ तक की इंक्रीज करेंगी और जीप लगभग 2 से 4% की ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई दिखेगी इनके प्राइसेस में। डेफिनेटली मर्सिडीज़ और ऑडी ने भी अपने प्राइस इंक्रीज ऐलान किए हैं। 13 से 18 जनवरी के बीच ऑटो एक्सपो होने वाला है, तो काफ़ी सारी कंपनियाँ अपने जो नई ईवी मॉडल्स हैं या फिर अलग अलग वेरिएंट्स हैं वो भी लॉन्च करने वाले हैं। तो वहाँ का उसका भी फेसलिफ्ट आपको देखने को मिलेगा और ये ग्रेटर नोएडा में होने वाला है। 31 मार्च ईवी टेस्टिंग के अनिवार्य नियम जो लागू किए गए हैं उसका दूसरा चरण, दूसरा फेज वो लागू होता हुआ दिखेगा 31 मार्च से। 1 अप्रैल यहाँ पर इंपॉर्टेंट रखिए, भारत के लिए जो भारत NCAP है यानी कि इंडिया का जो सेफ्टी स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं वो लॉन्च होता हुआ दिखेगा, वो लागू हो जाएगा, जिसके मारुति सुजुकी मैनेजमेंट भी बात कर रही थी जब हमने लास्ट उनसे बात की थी। तो यहाँ पर फोकस रखिए कि इसको लेकर आगे कंपनियां किस तरह से रेगुलेशंस अपनी फॉलो करती हैं और सेफ्टी नॉर्म्स को मीट करती हैं। और अंत में 1 अक्टूबर यहाँ पर पैसेंजर व्हीकल्स के लिए जो 6 एयरबैग्स होने का नियम लागू करने का फैसला लिया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और आज तो हमने देखा ही कि इकरा की रिपोर्ट के बाद किस तरह से पूरा का पूरा राणे ग्रुप 16 से 20% तक चढ़ता हुआ दिखा है। तो बड़े बदलाव हो रहे हैं। सीट बेल्ट के नियम को लेकर ऑलरेडी हमने बदलाव देखे हैं, एयरबैग नियम बदलने वाले हैं, सेफ्टी रेटिंग के नियम भी बदलने वाले हैं आपके लिए। तो ऑटो सेक्टर के लिए एक और एक्साइटिंग ईयर सामने आ सकता है और इन बदलते हुए नियमों का दोनों तरफ का मूवमेंट दिखेगा। बिल्कुल, तो ऑटो सेक्टर रहेगा फोकस में भी। और अभी ये इस साल के लिए भी हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में था, अगर आपको याद हो तो पहली जनवरी को ऑटो, सरकारी बैंक, हमने कहा ये साल इन दोनों सेक्टर का है, बैंक और ऑटो का, और सबसे बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं अभी तक। तो लेट्स सी अगले साल क्या कुछ होता है। और इस बीच एकदम सही वक्त पर निफ्टी पर कॉल आया है नितिन जी का, 18,100 का कॉल ऑप्शन जो उन्होंने 58 रुपये पर दिया था 78 रुपये तक पहुंचता हुआ दिखा है। इमीडिएटली आप देखिए 40 पॉइंट का मूव निफ्टी पर आता हुआ दिखा है। इसलिए हम भी कह रहे थे 18,100 के नीचे बंद नहीं होगा, चिंता ना करें। डेटा वहाँ से जैसे गिरा उतना ही जल्दी रिकवर भी होता हुआ दिखा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दोनों तरफ से मजबूत आपके सामने एक्शन इस वक्त नजर आएगा। तो हिमांशु जी हमारे साथ हैं। हिमांशु जी ने आज सुबह अरविंद स्मार्ट स्पेस यहाँ पर खरीदारी करने की राय दी थी SPL में, और स्टॉक में बढ़िया एक्शन आ रहा है अरविंद स्मार्ट स्पेस में। जरा एक बार अपडेट लिया जाए। हिमांशु जी 35 रुपये ऊपर है, माय गॉड 12-13% अच्छा मूव आया है। जरा अपडेट दें, बताएं सर, और बधाई आपको।
थैंक यू अनिल जी, थैंक यू याद रखने के लिए अनिल जी। अनिल जी, ये मुझे लगता है कि जिस तरह की कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, ये एक फ्रेश अपमूव की जस्ट स्टार्ट हुआ है। मैंने इसको पोजिशनल कैटेगरी में दिया था, जिसका मतलब है कि इसको पोजिशनली थोड़ा होल्ड किया जा सकता है। आज ही स्टॉक ने नया लाइफ टाइम हाई बनाया है और मेरा ऐसा मानना है कि अब यहाँ से कोई भी स्टॉक में डिप 300-310 रुपए के आसपास अगर मिलता है आने वाले दिनों में, तो वो खरीदारी का अच्छा मौका होगा। 340 से 350 के टारगेट जो मैंने इसमें सुझाए हैं वो बहुत जल्द आते हुए नजर आ सकते हैं और लॉन्ग टर्म के नजरिए से मुझे लगता है और काफी अच्छे इसमें अपसाइड का पोटेंशियल है। तो बिल्कुल अगर आपने इसमें खरीदारी की है तो होल्ड करें, बने रहें। 310 रुपए के आसपास कोई डिप मिलता है तो फ्रेश पोजीशन भी बनाई जा सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, जहां पर अच्छी मूव आ रही है और यहाँ से और अच्छी मूव आपको दिख सकती है। थोड़े आप टारगेट स्टॉप लॉस रिवाइज करना चाहें तो वो भी आप इस पर कर सकते हैं। आइए सिमी जी के लिए बिगुल, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। दीपांशु, बहुत दिनों के बाद एक शेयर वापस से नजर में आया है। लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से अच्छा रिकवरी भी शो किया है। आज अच्छा मोमेंटम में दिख रहा है स्टॉक का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, RIIL। 924 923 के आसपास है। स्टॉक में खरीदारी करके चलने का सलाह है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से अच्छा रिकवरी शो कर सकता है। इनफैक्ट जो भी वीकनेस था ये नेगेट करके ये आगे निकल जाएगा। 1050 का भी लेवल पार करेगा ऐसा लगता है। तो 900 का एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। लोअर लेवल से घूम रहा है। 900 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदने का सलाह होगा। पहला टारगेट होगा 960, दूसरा होगा 990। ये 2 टारगेट्स कल के आसपास आ जाना चाहिए। 990 के ऊपर इसमें नया एक रेंज देखने को मिलेगा। 1000 से 1050 भी इसका रेजिस्टेंस एरिया ही है। तो क्रॉस करने के बाद इसमें फ्रेश मोमेंटम भी दिखेगा। फिलहाल के लिए 900 का स्टॉप लॉस, 960 का पहला टारगेट, 990 का दूसरा टारगेट। RIIL बहुत दिनों के बाद ये फोकस में आया है। बहुत दिनों के बाद फोकस में आया है RIIL। अब देखते हैं यहाँ से कैसी मूव इस पर रहेगी। ब्रॉडर मार्केट्स में रखिए नज़र, एक्शन वहीं पर है। ज़्यादा एक्शन आप इंडेक्स लेवल पर तो नहीं देख रहे हैं। और डेल्टा कॉप पर रखिए नज़र, आज थोड़ी सुस्ती में है। कल भी थोड़ा कंसोलिडेशन हमने देखा, बट अब थोड़ा मूवमेंट डेल्टा में आपको आते हुए दिख रहा है। देखते हैं यहाँ से किधर जाएगा ये काउंटर। ई कॉमर्स कंपनियाँ, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनको टक्कर देने के लिए टाटा ग्रुप ने एक नया मास्टर प्लान बनाया है। क्या है इस ग्रुप की स्ट्रैटेजी, जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए क्या करने जा रहा है टाटा ग्रुप। बिल्कुल दीप, आप देखिए यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि टाटा यूनिस्टोर को इन्होंने अधिग्रहण कर लिया है टाटा डिजिटल ने, और इसके अंतर्गत टाटा यूनिस्टोर जो है ये टाटा क्लिक को चलाती है। टाटा क्लिक आपको पता ही है कि एक बड़ा ऑनलाइन ई कॉमर्स वेंचर है टाटा ग्रुप का, और इसके अंतर्गत अगर आप देखें तो आगे चलकर जितने भी ई कॉमर्स वेंचर्स हैं पूरे के पूरे टाटा ग्रुप के, वो टाटा डिजिटल के यहाँ ही अंतर्गत आते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट यहाँ पर टाटा ग्रुप टाटा डिजिटल के अंतर्गत टाटा न्यू, जो कि एक इनका सुपर ऐप है, बिग बास्केट और साथ ही क्रोमा, ये भी इनके अंतर्गत आ जाएगा। तो डेफिनेटली इससे क्या होगा कि एक कंबाइंड एंटिटी जो इनके ई कॉमर्स वर्टिकल को लीड करेगी वो होगी टाटा डिजिटल। तो डेफिनेटली इससे अक्रॉस द बोर्ड बार्गेनिंग करने में इनको आसानी होगी। जो भी इनके वेंडर्स ऑन बोर्ड होंगे उससे इनको बड़ा फायदा मिल सकता है। साथ ही टाटा डिजिटल जो है लगातार अपना ऑथराइज्ड कैपिटल भी टाटा ग्रुप बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। मार्च में यहाँ पर करीब 11,000 करोड़ रुपए का ऑथराइज्ड कैपिटल था, फिर सितंबर में इन्होंने 15,000 करोड़ किया, और अब जो इनका ओवरऑल ऑथराइज्ड कैपिटल है वो 21,000 करोड़ रुपए हो गया है। तो क्लियरली यहाँ पर ये बड़े लेवल पर बेट कर रहे हैं और डिजिटल वेंचर्स इनका बड़े रूप में अमेजॉन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, ये सभी जो बड़े दिग्गज ई कॉमर्स प्लेयर्स हैं उनको टक्कर देने के लिए तैयार हो रहा है। तो एक चीज बताइए, जैसे ये टाटा डिजिटल पर सारे टाटा ग्रुप की कंपनियां रहेगी, करेक्ट। दूसरी भी रहेगी कि नहीं, एक ये जानना चाहता हूँ। और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे टाटा की कंपनियां रहेगी या नहीं? सर कोई क्लैरिटी है भी नहीं उस पर? अभी तो कोई क्लैरिटी नहीं है, बट अभी तक जितना भी ये इंटीग्रेट करने की कोशिश है, इसके पहले भी जब हमने लिंक किया था तो हमने बताया था कि सुपर ऐप ये न्यू टाटा न्यू बना रहे हैं। तो डेफिनेटली टाटा क्लिक तो एनी विच वेज इनका सक्सेसफुल वेंचर है अभी तक का, वन ऑफ द मोस्ट रिगार्डेड। अगर ऑनलाइन डिजिटल स्पेस में बात करेंगे तो टाटा क्लिक काफी चल रहा है इनका। तो इसको ये इंटीग्रेट कर रहे हैं टाटा डिजिटल के अंतर्गत ही। बिग बास्केट हमने पता ही है कि किस वैल्यूएशन पर और कितने बड़ा एक्विजिशन इनकी तरफ से आता हुआ दिखा था। तो क्विक कॉमर्स में भी टाटा ग्रुप जो है वो लगातार अपनी बढ़त बढ़ा रहे हैं। तो डेफिनेटली एक क्लियर कट ये इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म ये क्रिएट करना चाह रहे हैं, जिसके तहत मुझे ऐसा लगता है कि ये अक्रॉस द बोर्ड
अपनी बार्गेनिंग पावर इंक्रीज कर लेंगे एज कम्पेयर टू अमेजोन और बाकी जितने भी वेंडर्स हैं। अच्छा, ये ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सिद्धार्थ जी, कोई विशेष टिप्पणी टाटा के इस बड़े प्लान पर, जहां पर सारी कंपनियां एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने की इनकी तैयारी, अमेजोन जैसे, फ्लिपकार्ट जैसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से टक्कर लेने के लिए? अनिल जी, अगर थोड़ा सा पीछे जाए तो टाटा स्टील ने भी इसी हिसाब से अपने मेटल पूरे बिजनेसेस को कंसोलिडेट किया, जैसे कि दूसरे जो इनके मेटल्स के बिजनेस थे उस सबको साथ में कंसोलिडेट किया। वैसे ही टाटा में ये डिजिटल बिजनेस को भी कंसोलिडेट कर रहे हैं। और जो टाटा नियो की बात हो रही है, वहां पे इनका जो प्लान्स है कि टाटा कंज्यूमर के भी बहुत सारे प्रोडक्ट रहेंगे, टाटा मोटर्स के भी कुछ प्रोडक्ट रह सकते हैं, तो टाटा नियो भी बहुत बड़ा प्लान है। तो ये पूरा कंसोलिडेशन का जो फेज चल रहा है, ये डेफिनेटली फायदेमंद हो सकता है और ये कंसोलिडेशन के बाद अच्छा ही टक्कर दी जा सकती है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर दूसरे बिजनेसेस मेटल्स में जो टाटा स्टील दे रही है। तो ये है आपके लिए टाटा ग्रुप का बड़ा प्लान है अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को एक ही जगह लाने का। ये इंटरेस्टिंग होगा। कोई लिस्टेड कंपनियां जिनको फायदा है? ट्रेंट है। क्योंकि टाटा यूनी स्टोर का जो खबर आ रही है कि इन्होंने टाटा डिजिटल के अंदर का इनकी जो पूरी होल्डिंग है वो ट्रांसफर कर ली है, तो उसमें ट्रेंट का भी लगभग 3-3.5% हिस्सा है और बाकी टाटा इंडस्ट्रीज जो है 96.58% उसमें होल्ड करती है। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा टाटा ग्रुप का एक्शन प्लान। बाजार 18,150 पर जाकर वापस थोड़ा सा वहीं पर 50 पॉइंट की रेंज हो गई। पहले 100 पॉइंट की दिख रही थी, अब 50 पॉइंट हो गई। अच्छा, बंसल जी की भी विशेष टिप्पणी आ रही। देखो, खरीदने बेचने का मामला हो जी, डिजिटल वाला हो, ऑनलाइन वाला हो, और बंसल जी की विशेष टिप्पणी ना आए, ऐसा कैसे संभव है? जी बंसल जी फरमाए, कौन सा चार्ट देखा आपने? नहीं अनिल जी, देखिए मैं तो ग्राउंड लेवल की रियलिटी अनिल जी शेयर कर रहा हूँ। ये गेम चेंजर है अनिल जी। आज की डेट में ना चीजें चेंज हो चुकी हैं। अगर आप मतलब कि इंडिया में भी जो अच्छे फॉरेन ब्रांड्स हैं उनके स्टोर पे जाते हो, तो अगर आपका साइज नहीं मिल रहा है तो जो काउंटर पे लड़की लड़का बैठा होता है बड़ा कॉन्फिडेंटली बोलता है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। तो अनिल जी, डिजिटल होने से एक सिंगल जगह से आपको टाटा का जो भी ऐसे वेबसाइट और दूसरे जो भी चीजें हैं, क्रोमा, कुछ भी ऑर्डर करना है आप क्लिक ऑफ अ बटन पे ऑर्डर कर लेंगे। सेम चीज अनिल जी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल होगी। बट जैसे मेरे आपके जैसे जो कंजर्वेटिव लोग हैं अनिल जी, उनको एक घबराहट होती है कि अमेजॉन पे अगर ले रहे हैं तो ये वहां पे अनिल जी सेलर हमें नहीं मालूम होता कौन है, वो ओरिजिनल बेच रहा है, डुप्लीकेट बेच रहा है। बाद में हम और आपके पास इतना समय नहीं है कि बार बार चेंज करते रहे। तो अगर टाटा का प्रोडक्ट टाटा की साइड से ले रहे हैं तो उसका एक अलग कंफर्ट आता है। तो ये अनिल जी एक काफी बड़ा गेम चेंजर होगा और ट्रेंड जैसी कंपनी, लिस्टेड कंपनी, इसको काफी बेनिफिट होगा अनिल जी, इसकी काफी सेल्स बढ़ेंगे अनिल जी। अब बोले आपके हमारे जैसे लोगों के पास इनके पास समय नहीं। मेरे पास समय ही समय है बंसल जी, मेरे पास समय की कमी नहीं। मैं तो जब तक कपड़े पहन के ट्रायल ना करूं, जूते थोड़े पहन के इधर उधर 5-15 कदम ना घूम लूं, मैं तो लेता ही नहीं। फील नहीं आती। टाइम मेरे पास। अनिल जी नहीं, अनिल जी आप ही जैसे लोगों की वजह से अमेजोन का फूड डिलीवरी भी बंद हुआ अनिल जी। आप और आपके जैसे कितने लोग हैं जो फूड को भी अनिल जी हाथ में लेके अनिल जी गोल गोल घुमा के अच्छे से देखते हैं अनिल जी, तो वो प्रोडक्ट ऑनलाइन मिला नहीं। तो इसी कारण से आप जैसे लोग ही तो अनिल जी जिम्मेवार हैं। अमेजोन का जो फूड बिजनेस जो है बंद कर रहे हैं अनिल जी। अनिल जी समय आपके पास कुछ ही लिमिटेड चीजों के लिए है, इन चीजों के लिए नहीं है अनिल जी। आई एक्सेप्ट माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने आज तक ऑर्डर नहीं किया ना ऑनलाइन। मैंने कभी मतलब खाने पीने का तो कभी ऑर्डर किया ही नहीं, आज तक नहीं किया। और तो लोग कर लेते हैं। नहीं, जरूरत होती तो भी बच्चों को आउटसोर्स कर देते हैं। हाँ, नहीं अपने से तो होते हैं। अरे अच्छा, ये तो है ही नहीं ना कि आप घर पे बैठे तो घर से ऑर्डर करना जरूरी है। कहीं से भी कहीं का करवा दो ना, तो ये बड़ा आराम है। इसलिए मैंने अभी तक इस तरफ वेंचर किया नहीं है। काम चल रहा है अभी तक, जिस दिन नहीं चलेगा उस दिन ऐप लगाएंगे, डाउनलोड करेंगे। अभी तक तो किया ही नहीं। मेरे तो जोमेटो, स्विगी कुछ है ही नहीं। जिस दिन करोगे सर, फोन में जगह नहीं बची, इतनी सारी आपको करनी पड़ेंगी। हाँ, तो मतलब वो 1-2 यूपीआई वाले कर रखे, वही मतलब बड़ी जगह। बाकी ई कॉमर्स भी नहीं, यूपीआई वाले तो है ही, वो तो जरूरत है ही। डिजिटल पेमेंट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब ना, मैं ऑनलाइन शॉपिंग वाला हूँ ही नहीं आदमी, मेरे से नहीं होती। अपने तो जब तक सामने देखें, फील वील ना करें, टच ना कर लो। हाँ, वो पहन के देखना, फिर कांच वाच में बराबर हाँ 2-4 लोगों को पूछ लेते हैं भाई कैसा दिख रहा है, कैसा, तब जाके सुना। जी कुणाल जी। अनिल जी, ये जो आपने सैद्धांतिक विरोध किया है अनिल जी ऑनलाइन शॉपिंग का, हाँ। अनिल जी कुछ समय में आपके लिए अनिल जी नया प्रयोग हो रहा है, एक मेटावर्स बन रहा है अनिल जी।
तो मेटावर्स में अनिल जी आप क्या करेंगे कि खुद आपका अवतार जाकर शॉपिंग करेगा अनिल जी। तो अभी तो अगर अनिल जी इससे परहेज है तो आगे आने वाले समय में तो और कष्ट होगा अनिल जी आपको, जब वो अवतार जाकर अनिल जी शॉपिंग करेगा और वो वहां पर कपड़े ट्राई करेगा। देखो अगर कुछ अच्छा काम करेगा तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, क्यों? और नहीं समझ में आए तो मतलब वो शोरूम बंद तो नहीं होंगे ना, आप खाली इतना बता दो बस। अनिल जी देखिए अनिल जी फिर भी बैग तो उठाने ही पड़ेंगे अनिल जी आपको, शॉपिंग और लोग करेंगे और आपका अवतार बैग उठाए घूमेगा अनिल जी। तो हो मेटावर्स भी आ जाएगा तो भी अनिल जी आपका रोल तो वही रहेगा। अरे वाह, तो हमको तो बैग उठाने में मजा आता है, अच्छे अच्छे ब्रांड के बैग उठा के घूमो, क्या दिक्कत है? आपके भी कोई बढ़िया ब्रांड वाले हो और कभी उठाने की जरूरत पड़ जाए तो याद कर लेना कुणाल जी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, अलग अलग तरीके से अलग अलग एक्सपीरियंस है लोगों का, शॉपिंग करने का तरीके बदल रहे हैं। बढ़ते आगे, और 3:20 की स्ट्रेटजी का समय आ चुका है, अगर दीप फ्री है तो हम कर लेते हैं। बिल्कुल सर, आप ही का इंतजार है। आइए मार्केट स्ट्रेटजी का बिल्कुल। एकदम सपाट अनिल जी, कुछ नहीं चल रहा है। बैंक निफ्टी हल्का नीचे है, निफ्टी एकदम सपाट है इस समय, नैस्डैक एकदम सपाट है, डाउ फ्यूचर्स 50 अंक ऊपर दिख रहे हैं। यूरोप में आपको हल्की सुस्ती दिख रही है, कच्चा तेल 1% नीचे है, रुपया एकदम फ्लैट है, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है मार्केट में इस समय, हार्डली एनी मूवमेंट। रुपया तो पूरे दिन 1 पैसे ऊपर 1 पैसे नीचे मूव किया है सर। तो दीप देखिए, सिंपल सी चीज़ें लगभग फ्लैट बंद हो रहे हैं, कोई खास ऐसा बहुत ऊपर नीचे वाला मामला दिख नहीं रहा। तो अपने एक काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो मतलब जो, क्योंकि कल या तो इसको 18,17,975 आना है कल, ठीक है, 17,975 18,025 की जो लोअर रेंज है, या तो वो टेस्ट करनी है या 18,275 की रेंज टेस्ट करनी है। दो में से एक रेंज तो आएगी, मतलब 75 से 100 से 125 पॉइंट का मूव कम से कम कल बनता है, ज़्यादा भी आ जाए बड़ी बात नहीं, क्योंकि 2 दिनों का ये मूवमेंट दिखा रहा है। अब डाउ फ्यूचर्स को देखकर आपको लगेगा कि तेजी का मूड बनना चाहिए, नैस्डैक फ्यूचर्स को देख के लगता है कि शायद नीचे जाना चाहिए। तो आप, थोड़ा वोलेटाइल मार्केट है, अमेरिका में भी आजकल समझ नहीं आ रहा कि एग्जीक्यूटिव जो पोजीशन बनानी कल के लिए बनाए। लॉन्ग पोजीशन है 18,000 का पुट या 17,900 का पुट ले लें, आपकी जो इच्छा हो, सस्ते मिल रहे हैं आजकल जी। शॉर्ट है 18,200 या 18,300, जो आपकी मर्जी है वो कॉल ले लें। बैंक निफ्टी 42,850 के आसपास बंद होगा, 800 के आसपास, नीचे में 42,500 या ऊपर में 43,200, जो आपको ठीक लगे वैसा पुट और कॉल हैज करके कर सकते हैं। नई पोजीशन आज बनाकर किसी भी तरफ, तेजी या मंदी की तरफ राय नहीं है, कल की कल देखी जाएगी। कल की कल देखते हैं, ठीक है सर। चलिए, ये है आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर अंजी की राय। नई पोजीशन नहीं है, अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है हेज बनाकर आप कैरी फॉरवर्ड इसको कर लीजिए। एनबीएफसीज, अभी फाइनेंशियल्स की बात चली रही थी, इस पर भी एक बार आउटलुक ले लिया जाए। आने वाला वित्त वर्ष FY24 कैसा रहेगा? FY23 तो अभी खत्म होने में 3 महीने बाकी हैं, FY24 के लिए भी आउटलुक आ चुका है। क्रिसिल की तरफ से एक रिपोर्ट जारी है, डिटेल्स जानते हैं नूपुर के साथ। नूपुर बताइए। बिल्कुल, क्रिसिल की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पे उन्होंने FY23 और FY24 दोनों का आउटलुक सामने रखा है एनबीएफसी के लिए, जहां पे उनका कहना है कि AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट जो होता है वो FY2 में करीबन 12 से 13% की ग्रोथ वहां पर आ सकती है, और FY24 में 13 से 14% की ग्रोथ यहां पर दिखेगी। AUM करीबन 35 लाख करोड़ के आसपास पहुंचने की उम्मीद है, ऐसा क्रिसिल का मानना है। उनका कहना है कि जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, जो लेवरेज है वो काफ़ी कम है, और जो प्रोविजनिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसके चलते जो ग्रोथ है उसे इस सब चीज़ों से सपोर्ट मिलने वाला है। पिछले 2 सालों में देखेंगे तो पीसीआर जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है उसमें भी बढ़त नज़र आई थी। एसेट क्वालिटी को लेकर जितने भी कंसर्न्स थे वो अब यहाँ से इम्प्रूव होते नजर आएंगे, उनमें सुधार होगा, ऐसा क्रिसिल का कहना है एनबीएफसीज को लेके। और जिस हिसाब से ब्याज दरों में बढ़ोतरी हमने देखी है, एनबीएफसी के लिए भी कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आएगी। उनका मानना है कि 100 से 120 बेसिस पॉइंट की बढ़त FY23 में हो सकती है कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स को लेके। अनसिक्योर्ड लोन्स और यूज्ड व्हीकल और MSME सेगमेंट में भी उनका एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर जो ग्रोथ होगी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी FY23 और FY24 दोनों ही साल में। लेकिन बैंक्स और बैंक से जो जितनी भी फंडिंग होती है एनबीएफसी में वो कंटिन्यू रहेगी, वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि उनका यही मानना है कि जो ग्रोथ है वो 12 से 14% की आने वाले 2 साल में दिखेगी एनबीएफसी की AUM में। ओके, तो ये है आपके लिए एनबीएफसी पर क्रिसिल की तरफ से आती हुई रिपोर्ट। और बैंक से लगातार फंडिंग मिलती रहेगी, चिंता की बात नहीं, ब्याज दरें बढ़ रही है लेकिन पैसा मिलता रहेगा, और उधार लेने वालों की तो कमी है ही नहीं, देने वाले चाहिए, बस करेक्ट। ये है आज के लिए। और एक्चुअली उधार देने लेने में वाले मामले में दीप, अगर 2 जनरेशन पीछे जाएं और किसी को बोले
कि आपको लोन चाहिए, ऐसा लोग आके पूछेंगे और आपको देंगे तो लोग विश्वास नहीं करेगा। आज से मतलब 2 जनरेशन पहले तो मतलब लोन लेना मतलब बहुत भारी काम होता था। इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा। आजकल तो रोज फोन, आजकल लोग पहले लोन कोई मांगने वाले आ जाए तो उससे परेशान थे, अब लोन देने वालों से लोग परेशान हैं। वक्त की बात है, ऐसे वक्त बदलता है। देखिए आइए बढ़ते आगे सुमित जी के लिए, बिल्कुल सुमित के सुपर हिट शेयर्स। जी सुमित जी फरमाएं। अनिल जी, सेल कॉल रडार पे आया है। बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है और बैंक निफ्टी के अंदर भी थोड़ा दबाव देखने को मिला है। तो मेरे को लग रहा है कि एक दिन या 2 दिन के लिए छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग मार्केट्स में कुछ स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका फ्यूचर में भाव चल रहा है 925 रुपया। स्टॉक का नाम है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के अंदर कल का लो ब्रेक हो रहा है। एक्सिस बैंक के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है 1 से 2 दिनों के लिए। बिकवाली करें, किसी ने सेल पोजीशंस ले रखा है तो होल्ड करें। 935 रुपए का इसके अंदर ऊपर में स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं एक्सिस बैंक के अंदर 915 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 905 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। ये 2 टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए एक्सिस बैंक में यहाँ पे सीएमपी पे बिकवाली करें। 935 के स्टॉप लॉस से 915 और 905 के टारगेट के लिए 1 से 2 दिन के लिए ये व्यू रहेगा। 1 से 2 दिन के लिए एक्सिस बैंक पर बिकवाली का व्यू आपके लिए आते हुए दिख रहा है सुमित जी की तरफ से। इस पर रखिए नजर। कल थोड़ा एक्टिव हुआ था, आज आपको वापस फिसलते हुए दिखेगा ये काउंटर। आईटी थोड़ा एंड में रिकवरी के आसार आपको दिखा रहा है। कोफोर्ज में निचले स्तरों से आपको थोड़ी सी खरीदारी आती हुई दिख रही है। कल भी हमने टुवर्ड्स एंड थोड़े आईटी का पार्टिसिपेशन देखा था। टीसीएस भी अब फ्लैट होने को आ चुका है। इन्फोसिस भी अब सिर्फ 0.5% नीचे, तो हल्की मूव आई है आईटी में। ज़रा नज़र रखिए, डेज हाई पर ज़्यादातर आईटी स्टॉक्स आपके लिए ट्रेड कर रहे हैं जहाँ तक बाजार के एक्शन का सवाल है। थोड़ा आईटी मूव कर रहा है। टीसीएस पर एक क्विक व्यू लेना चाहूँगा, क्या व्यू बनता है कल के लिए। टीसीएस थोड़ा अभी रिकवर होकर एकदम सपाट आपको होते हुए दिखाए। हिमांशु जी ज़रा टीसीएस का चार्ट देखें सर, कोई व्यू बन रहा है इस पर जो अभी हल्की सी रिकवरी आई है? दीप देखिए, एक जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि दोनों ही टीसीएस और इन्फोसिस में जो लोज हैं वो बेसिकली हायर लोज बनने का सीक्वेंस की शुरुआत अभी होते हुए नजर आई है। अभी बहुत जल्दबाजी है हालांकि ये कहना कि क्या ये जो गिरावट हमने देखी इस लेग की 3500 से लेकर 3150 तक की लगभग, क्या वो साइकिल पूरी हो चुकी है? एज अ कंफर्मेशन मैं वेट करूंगा 3290 3300 रुपए के ऊपर की। अगर 3300 रुपए के ऊपर ये स्टॉक चलना शुरू होता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मोमेंटम बिल्टअप होना शुरू हो जाएगा और कहीं ना कहीं शायद ये भी कहना सेफ रहेगा कि फॉर द टाइम बीइंग आईटी स्टॉक्स शायद अपना जो वर्स्ट है वो देख चुके हैं। तो शायद एक बॉटम बना चुके हैं आईटी स्टॉक्स। कल भी हमने देखा था टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड आईटी थोड़ा पार्टिसिपेट कर रहा था, पर आज सुबह वो सपोर्ट आईटी से नहीं दिखा। अब टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड आज भी हम देख रहे हैं थोड़ा आईटी मूवमेंट दिखा रहा है। देखते हैं कल की चाल कैसी रहेगी आईटी की। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। एक्सपायरी से एक दिन पहले सीमित दायरे में चौपी कारोबार आपको दिख रहा है, बट 18,100 के ऊपर निफ्टी क्लोजिंग के लिए तैयार। 42,800 पर बैंक निफ्टी क्लोजिंग के लिए आपको तैयार हो रहा है। तो सपोर्ट लेवल्स के करीब आप क्लोज होते हुए देख रहे हैं। टाइटन सुबह से ही अच्छी मूव दिखा रहा है, टॉप गेनर 3% की तेजी। M&M मारुति दोनों में आपने खरीदारी बनते हुए देखी। आईटीसी और नेस्ले यहां से सहारा रहा। एशियन पेंट्स भी सुबह एक्टिव था। टाटा कंज्यूमर में आपने मूवमेंट देखा। HDFC, SBI लाइफ, ब्रिटानिया, रेड्डीज, टाटा कंज्यूमर, टेक महिंद्रा, यहां पर भी आपको पॉजिटिविटी दिखी। इंडसइंड बैंक और यूपीएल भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। भारतीय एयरटेल यहां पर आपको 1.5% की गिरावट दिखी। अपोलो हॉस्पिटल्स 1.5% नीचे था। हिंडाल्को कल टॉप गेनर, आज अमंग्स लूजर्स में शामिल। टाटा मोटर्स, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, डिवीज, सिप्ला, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक, ONGC, बजाज फाइनेंस, हीरो मोटो, इन्फोसिस और HUL ये काउंटर्स आपको फिसलते हुए दिखे हैं। वायदा कारोबार की तरफ आए, यहां पर भी भरपूर एक्शन था। गेनर्स में GNFC 4.5% ऊपर। RBL बैंक अच्छी खरीदारी। TVS मोटर्स, कैनरा बैंक, सारे स्टॉक्स हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी थे। चंबल फर्टिलाइजर इसमें अच्छी मूव आई। बैंक ऑफ बड़ौदा काफी एक्टिव था। पिडलाइट, टाटा केमिकल, संवर्धना मदरसन, PNB बैन में है। M&M, पावर ग्रिड और कोरोमंडल यहाँ पर भी आपने बढ़िया मूव देखी है, बट गिरावट रही अमर राजा में। कल इसका आखिरी दिन है वायदा कारोबार में। हनीवेल ऑटोमेशन, इंडिया मार्ट, बंधन बैंक, सिटी यूनियन बैंक, परसिस्टेंट सिस्टम्स, इंडिया बुल्स हाउसिंग, इंडस टावर्स, LTI माइंट्री और बिरला सॉफ्ट, टाटा कम्युनिकेशंस, डाबर और लुपिन ये काउंटर्स आपको फिसलते हुए दिखे। ब्रॉडर मार्केट्स, कैश स्टॉक्स जबरदस्त एक्शन और स्पेशली एग्रो फर्टिलाइजर स्पेस
RCF 15% ऊपर ये काउंटर बंद होते दिख रहा है। आज तो बड़ी वाली तेजी इसमें आई थी। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर 10% ऊपर, दीपक फर्टिलाइजर 7.5% ऊपर। तो ये सारे काउंटर्स आपके रेडार पर रहने चाहिए। JSW एनर्जी, जिसकी एनर्जी की बात कर रहे थे, 5% ऊपर। इरकॉन, राइट्स, RVNL, IRFC, यहाँ पर मूवमेंट। शिपिंग कॉर्पोरेशन में आपने अच्छी मूवमेंट देखी है। पेटीएम 4.5% रहा। पूनावाला फिनकॉप 20-22% इस हफ्ते मूव दिखाता हुआ आज भी आपके लिए 4% ऊपर था। KIOCL, सुंदरम फास्टनर्स, मेट्रो ब्रांड्स, गुजरात पीपावर्व, साथ ही न्यू इंडिया एश्योरेंस और रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया, सफायर फूड में भी आपने अच्छी मूव देखी थी। गिरावट आई है यूनियन बैंक 5% नीचे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक टॉप लूजर्स यही थे। जी शिपिंग में आपने कमजोरी देखी। सी इन्फोसिस्टम्स, मैपमा इंडिया, त्रिवेणी टर्बाइन, एजिस लॉजिस्टिक्स, कार्बोरेंडम, जमुना ऑटो और मस्तान थोड़ी मुनाफा वसूली इस पर आती हुई दिखी। बट 18,100 अनिल जी होल्ड कर लिया है और 42,800 के जस्ट नीचे बैंक निफ्टी हल्की ही गिरावट, सॉलिडेशन बाजार दिखाता हुआ। बिल्कुल, तो सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच हल्के से नुकसान के साथ समाप्ति होती। बाजार की फाइनल क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर आनी चाहिए। लेट्स सी एंड वेट कहाँ बंद होते हैं बाजार। आइए तब तक आज शाम के एक्शन पर करते हैं फोकस। सरकार ने आज टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को बुलाया, बात की और कॉल ड्रॉप और साथ ही साथ कमज़ोर नेटवर्क और धीमे इंटरनेट की समस्या पर उनसे विचार विमर्श किया। सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया और इस समस्या से निपटने का बनाया है प्लान। इसी पर होगी आज शाम हमारी 6 बजे की चर्चा। समझेंगे कि धीमे इंटरनेट और कॉल ड्रॉप की वजह क्या है और इससे निपटा कैसे जाए। सरकार की ये जो सख्ती है, कड़ाई कितनी कारगर होगी। हमारा साथ देंगे इस चर्चा में राम नारायण साहब, पूर्व सीनियर DDG DOT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, विमल वाखलू साहब जो कि TCI के पहले CMD रह चुके हैं, और अनिल कुमार साहब जो टेलीकॉम लाइव करके जो है मैगजीन में उसके एडिटर इन चीफ हैं। इन तीनों से करेंगे मुलाकात, बात। नखरे वाला नेटवर्क, ये है हमारा आज का बड़ा अच्छा टॉपिक जिस पर होगी बातचीत। सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। सरकार एक ऐसा नियम ला रही है जिसकी मदद से अब डीलर और गाड़ी की पहचान करना होगा आसानी, और अब कोई भी आपको चोरी की गाड़ी नहीं बेच सकेगा। क्योंकि अब तक सेकेंड हैंड गाड़ियाँ खरीदने में सबसे बड़ी रिस्क ये होती थी कि जो पेपर्स आ रहे हैं, जो ओरिजिनल सेलर है वो है कि नहीं, क्या है क्या नहीं। तो इसके लिए एक नियम कानून लाया गया है। सेकेंड हैंड गाड़ियों के लिए जो नए नियम आए इसका पूरा होगा विश्लेषण। सेकेंड हैंड कार सर्टिफाइड बाय सरकार, वेरी नाइस ये बहुत ही बढ़िया। अक्सर आप एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट होते तो पैकर्स और मूवर्स के जरिए अपना सामान भिजवाते हैं। क्या हो जब अगर पैकर्स मूवर ही आपका सामान गायब कर डालें। जी हाँ, मुंबई में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। हम बताएंगे आपको कैसे पैकर्स और मूवर्स के नाम पर हो रहे हैं फ्रॉड और कैसे बचे आप। पैकर्स, मूवर्स एंड सामान गायब, आज रात 8 बजे हमारी एक और कवर स्टोरी आपके लिए होती दिख रही। तो ये आज शाम का विशेष आयोजन। लेकिन विशेष आयोजन से दीप याद आया मुझे जी, 2 विशेष आयोजन बताना जरूरी है। एक कल सुबह 11 बजे का बाजार के जाने माने दिग्गज और हेलिस कैपिटल के समीर अरोड़ा साहब सिंगापुर से आपको दर्शन देंगे कल सुबह 11 बजे। हम करेंगे उनसे मुलाकात, बात और बताएंगे आपको कि उनका 2023 को लेकर क्या नजरिया है। एक और कल सुबह 10:30 बजे आपके लिए एक देश के जाने माने बैंकर से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। बैंकिंग सेक्टर पर अगले साल का नजरिया, नाम में सस्पेंस रखूंगा, कल सुबह बताऊंगा। और परसों होगा शुक्रवार, इस साल का आखिरी ट्रेडिंग सेशन, और उसके लिए भी हमने आपके लिए 11 बजे एक बेहद विशेष शो का आयोजन किया है। वो भी हम आपको कल बताएंगे। आज सिर्फ हल्का सा हिंट दे रहे हैं। आप चाहें तो अंदाज लगा सकते हैं किस तरह का शो हो सकता है। जो लोग पिछले साल इसी वक्त हमारे साथ थे, जिन्होंने शो देखे हैं, वो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शो किस तरह का होगा। तो ये कल का और परसों का दोनों दिन 11 बजे का शो आपको मिस नहीं करना। तो मतलब मेरा अभी से बताने के पीछे पर्पज़ ये है ताकि आप अपना टाइम टेबल सेट कर लें, क्योंकि 11 बजे नहीं उठना, 11:30 उठना, आधा घंटा एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा। बिल्कुल, हम भी बैठेंगे, आपको भी बैठना। और न्यू ईयर तो हमारे साथ ही मनाना है। न्यू ईयर तो बिल्कुल सैटरडे संडे अपनी अपनी मर्जी से मनाओ। आ जाएंगे लोग स्टूडियो का लेकर। बोले दीप ने बोला था हमारे साथ, बोले दीप को भी बुलाओ स्टूडियो। फ्राइडे हमारे साथ मनाना है, मंडे भी हमारे साथ मनाना है, सैटरडे संडे आप जिसके साथ मनाना चाहें आपको छूट है। और इस बीच फाइनल क्लोजिंग थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिख रही है। 18,122, 10 पॉइंट नीचे निफ्टी, बैंक निफ्टी 42,827, 31 पॉइंट नीचे, 17 पॉइंट नीचे सेंसेक्स बना रहा। शांत क्लोजिंग होती हुई दिख रही है।
विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी तैयार हैं जाने के लिए, बंसल जी भी तैयार है, सुमी जी तो हमेशा आपको पता ही है, वो घंटी लगने के पहले हमारे स्कूल में होता था ऐसा, बैग पैक कर लिया ना हम वो हमारे जो होते थे ना वो घंटी बजाने के लिए वो जो अंकल होते थे, जो टाइम होता था वो बाहर देखते रहते, वो वॉक करके, वो जैसे जाना शुरू हुए घंटी की तरफ बढ़ते हुए उससे पहले सबको मतलब तैयार एकदम सुमित जी वैसे ही है बिल्कुल। और हिमांशु जी का धन्यवाद, सिद्धार्थ जी, सिमी जी और सुमित जी आप जा सकते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारा साथ देने के लिए। घर पे ही है वैसे सुमित जी? आज घर पे है, फिर क्या जल्दी सुमित जी घर पे तो कहाँ जाना है आपको, ऑफिस जाएंगे अब?